ओके, सो कल की क्लास जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था, दैट मीन्स कि सेल ऑर्गेनेल्स हम लोग पढ़ रहे थे। और उसमें आपके जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वाले ऑर्गेनेल्स थे उनको काफ़ी कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया था, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी। और इनके बारे में हम लोगों ने देख लिया था कि ये क्या होते हैं। आज उससे वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास आपके टाइम से ख़त्म हो जाए, टाइम आपका लॉस ना हो और जो चीज़ें हम लोग पढ़ना चाहते हैं वो भी पूरा कवर हो जाए। ओके, सो आज का जो पहला आपका ऑर्गेनेल्स है, दैट इज़ द कल के टॉपिक से, वो है आपका वैक्यूल्स। सो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, कहाँ पे ये पाया जाता है, क्या क्या ये रोल प्ले कर सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि प्लांट के केसेस में अगर देखा जाए तो ये वैक्यूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर आप एनिमल सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे इनकी संख्या बहुत सारे केसेस में एब्सेंट भी दिखती है, और अगर होता है तो इनका साइज जो होता है बहुत ही छोटा होता है। लेकिन अगर प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स में स्टेजेस के बेसिस पे और जो सेल्स हैं उनके नेचर के बेसिस पे इनकी जो नंबर है, इनका जो साइज है वो क्या होता है, अलग अलग होता रहता है। नॉर्मल कंडीशंस में जो कोई ग्रोइंग सेल्स होती हैं, उन सेल्स में पाया जाने वाला जो वैक्यूल्स होता है वो लगभग आपका बहुत ही छोटा साइज का होता है। लेकिन जब कोई मेच्योर सेल्स हो जाती है, पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाती है, तो वहाँ पे इस वैक्यूल का साइज बहुत ही लार्ज हो जाता है और उसको आप सेंट्रल वैक्यूल के नाम से जानते हैं। और वो उस पूरे सेल्स का लगभग 90% एरिया क्या करता है, कवर करता है। तो इस तरीके से वैक्यूल्स के बारे में आपको बताया जाता है कि ये एक मेम्ब्रेन बाउंड इंट्रासेलुलर या इंटर मतलब सेल्स के इनसाइड में पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स होते हैं। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड लिखा है, ये नहीं बताया गया कि ये सिंगल मेम्ब्रेन होगा या डबल मेम्ब्रेन होगा। तो कल की क्लास में आप लोगों को बता दिया था कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जहाँ पे आप लोगों ने 3 एग्जाम्पल देखा था, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। इसके अलावा जो भी आपके सेल्स में ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे वो आपके क्या होंगे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे या विदाउट मेम्ब्रेन होंगे। सो वैक्यूल इज वन ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स हैविंग सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। तो यहाँ पे इसके पास एक सिंगल मेम्ब्रेन होगा, और मेम्ब्रेन से बाउंड क्या होती है, वेसाइकल्स होती है। और वैक्यूल्स जो एक्चुअली वर्ड लिया गया उसका मतलब ही हो जाता है दैट इज एम्प्टी, मींस इसके अंदर में पूरा क्या होता है, खाली होता है और स्पेस होता है, और इसके नाम से इसका नाम पड़ा, दैट इज द वैक्यूल्स। तो ये एक मेम्ब्रेन से क्या होगा, आपका सराउंडेड होगा, और ये सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ जो प्लांट होते हैं उनमें, फंगस में और ऑल्सो सम एनिमल्स में। तो यहाँ पे एनिमल्स के केस को लेकर के आपको स्टेटमेंट दिया गया कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे मतलब जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं उन सब में पाया जाए। कुछ एनिमल्स में पाया जाते हैं, उनकी साइज जो होती है अगर प्लांट सेल्स से कंपेयर आप करेंगे तो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स की साइज क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एनिमल्स है के। बताया गया आपको कि जो आपका ये वैक्यूल्स दिखाई दे रहा है, जो जिस मेम्ब्रेन से मिलकर के मीन्स ये कवर्ड होता है, उस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो ये एग्जाम में कभी 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 पूछा जाता है कि टोनोप्लास्ट किसका मेम्ब्रेन है या किसके सरफेस से पाया जाता है, कौन सा ऑर्गेन्स का कंपोनेंट होता है। इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो टोनोप्लास्ट वो है जो कि वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं, जिससे वैक्यूल्स आपका क्या होता है, कवर्ड होता है। और जब आपको मैंने बताया कि कोई अगर प्लांट सेल्स है जो कि मेच्योरिटी पर आ चुकी, मीन्स ग्रोइंग फेज में होगा, तो वैक्यूल्स की साइज थोड़ी छोटी होती है। लेकिन जैसे ही प्लांट आपका मेच्योरिटी के फेज पे आ जाता है तो वहाँ पे जो वैक्यूल्स की साइज होती है बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाती है, और वो टोटल उस सेल्स के पूरे वॉल्यूम का लगभग 90% एरिया क्या करता है, कवर करता है, जिसको आप सेंट्रल वैक्यूल के नाम से जानते हैं। सो वैक्यूल्स में होगा क्या क्या, वाटर होंगे, सेल सैप होगा, सॉलिड इंक्लूजन्स होंगे, अदर मेटाबोलाइट्स होंगे। मतलब इन ये एक तरीके से स्टोरेज हाउस का काम करते हैं। जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्टोर करने का ये काम करेगा। वहाँ पे सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे वाटर भी है, सेल सैप भी है, सॉलिड इंक्लूजन्स भी हैं, अदर मेटाबोलाइट्स भी हैं जो भी सेल्स से बन रही हैं। उन सारी चीज़ों को स्टोर करने क्या करता है, काम करता है। ये वैक्यूल्स कई टाइप के हो सकते हैं। ये आपके फूड वैक्यूल्स भी हो सकते हैं, स्टोरेज वैक्यूल्स भी हो सकते हैं, और मूवमेंट कराने के टाइम पे जो हेल्प करते हैं वो भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से इनका नेचर क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। तो वैक्यूल्स बेसिकली एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, और आपके मेजॉरिटी जो प्लांट होते हैं उनमें पाया जाता है। प्लांट में इनकी साइज वेरी करती है, इनका नंबर भी सेल्स के नेचर पे डिपेंड करता है। ऑलमोस्ट जितने भी ग्रोइंग प्लांट के सेल्स होते हैं उन पे पाए जाने वाली जो वैक्यूल्स की साइज होती है वो थोड़ी छोटी होती है। लेकिन जब वो सेल्स आपकी मेच्योर होकर के प्रॉपर ग्रो कर जाती है तो उस टाइम पे इनका साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। और उस कंडीशंस पे आपको दिया गया कि जब मेच्योरिटी पे होगा आपका सेल्स, तो पूरे सेल्स का जो वॉल्यूम होगा उसका 90% आपका ये एरिया कवर करता है वैक्यूल, जिसे आप सेंट्रल वैक्यूल के नाम से जानते हैं। क्या क्या फंक्शन ये परफॉर्म करेगा देख लेते हैं। नंबर पहला, स्टोरेज करेगा। किसका, आपके सेल्स के इन साइड में पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, उन सबको क्या करता है, स्टोर करने का काम करेगा। दूसरा, मेंटेन द सेल टर्गर। टर्गर का मतलब होता है टर्बिडिटी, मीन्स जो सेल का आपका सेल सैप होता है या फिर उसकी osmolality जो होती है उसको मेंटेन करने का आपका ये काम करता है वैक्यूल्स। और सेल्स को बायोटिक जो स्टेसेस होते हैं उनसे
प्रोटेक्शंस का भी क्या करता है, काम करता है। अब बायोटिक स्ट्रेस से प्रोटेक्शंस कैसे देगा? बायोटिक स्ट्रेस में जो कंपोनेंट्स आते हैं वो कौन-कौन से आते हैं? दैट इज़ एक तो आपका मतलब जो भी वायरस मतलब बैक्टीरिया होंगे, फंगस होंगे, इनको आप बोलते हैं दैट इज़ द बायोटिक स्ट्रेसेस, राइट? तो इनसे बचाने का भी काम ये करेगा। तो इनका अटैक जब होता है तो क्या करते हैं? मतलब कि जब आपका कोई भी पैथोजेंस अगर आपके सेल्स पे अटैक कर रहा है, तो पहले स्टार्टिंग में क्या करेगा? आपके सेल्स के मेम्ब्रेन्स को क्या करता है? पंक्चर करता है और उसमें अपने मटेरियल्स को क्या करेगा? इंसर्ट करने का काम करता है। तो ये जो आपके वैक्यूल्स होते हैं, ये बेसिकली क्या करता है? वो आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स को इंगल्फ कर जाता है एक तरीके से, मीन्स उसको ट्रैप कर लेता है, ताकि इनसे इनके द्वारा होने वाला जो नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है उस सेल्स पे, वो सेल्स पे ना पड़ पाए। तो वैक्यूल्स इस तरीके से आपके बायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उनसे उनके हार्मफुल इम्पैक्ट से बचाने का भी क्या करता है? काम करता है। और इसके साथ-साथ डिग्रेडेटिव प्रोसेसेस में भी इन्वॉल्व होता है, मीन्स जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको डिग्रेड करने के लिए, उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाने के लिए भी क्या करेगा? ये यूज़ होता है, मीन्स उसका ये काम आता है। ऑस्मो रेगुलेशंस मीन्स ऑस्मोलरिटी, जो सेल के इनसाइड का जो ऑस्मोसिस है, मीन्स ऑस्मोटिक जो पोटेंशियल है उसको मेंटेन करने में भी आपका रोल होता है वैक्यूल्स का। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके ऑप्शंस के रूप में आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एम्फसाइज कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। ये स्टोरेज भी काम करेगा, प्राइम जो ड्यूटी होती है स्टोरेज का होता है। साथ-साथ इसके अलावा और भी जो काम कर सकते हैं वो सेल के टर्बिडिटी को, मीन्स टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने का काम करेगा। बायोटिक जो स्ट्रेसेस होंगे उनसे बचाने का काम करेगा। मटेरियल्स को, मीन्स मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिग्रेड करने का भी काम करता है। और ऑस्मोसिस मीन्स ऑस्मो रेगुलेशंस मीन्स ऑस्मोलरिटी भी सेल्स का क्या करेगा? मेंटेन करेगा, जिसकी वजह से सेल्स नॉर्मल कंडीशंस में क्या हो? बना रहे। और जो सेल्स के इनसाइड का पीएच होगा उस पीएच को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है आपका वैक्यूल्स। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से कोई भी आपको एक ऑप्शन दे करके पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स, या इनमें से कौन सा फंक्शंस वैक्यूल्स का होता है। तो ये पॉइंट को आप ऑप्शंस मान के चलिए और यहाँ से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आपके सामने जो दिख रहा है ये वैक्यूल्स का है, और ये जो मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे डार्क वाली दिखाई दे रही है इसको ऑटोनोप्लास्ट बोलते हैं। इसके अंदर में कुछ होता नहीं है, पूरा का पूरा खाली होता है। इस नाम का मीन ही हो जाता है, दैट मीन्स एम्प्टी मीन्स खाली। और यहाँ पे जो भरे हुए चीजें होते हैं उसको आप सेल सैप या वाटर या ये सारी चीजों के नाम से जानते हैं। सो वैक्यूल्स बेसिकली एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड आपका क्या है? ऑर्गेनेल्स होता है, जो कि सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और आपके जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें प्रायिकता मीन्स मोस्टली आपके जो वैक्यूल्स होते हैं एब्सेंट होते हैं, बट कुछ केसेस में आपके पाए जाते हैं। और जहाँ पे पाए जाएंगे उनकी संख्या या उनका जो साइज होती है वो बहुत ही कम और छोटी होती है, जबकि प्लांट के केसेस में ऑलमोस्ट सारे प्लांट पे पाया जाता है। और इनका नंबर, उनकी साइज वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अ सेल्स। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया पे, जिसके बारे में आप लोगों को स्टार्टिंग बता दिया गया था कि तो आप इसे पावर हाउस ऑफ द सेल्स के नाम से भी जानते हैं। इसको आप सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेन्स का टर्म जब आता है तो वहाँ पे आप दो ऑर्गेन्स के बारे में बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो इनको आप सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास अपना खुद का क्या होता है? डीएनए होता है, और खुद के आपके क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड में इन्वॉल्व होने वाले जो प्रोटीन या एंजाइम्स होते हैं उसमें से कुछ फ्रैक्शंस, ऐसा माना जाता है कि बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को पूरा ऑपरेट होने के लिए मतलब 38 प्रोटीन्स की जरूरत होती है, जिसमें से आपका 4 to 5 जो प्रोटीन्स होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया खुद बनाता है। बाकी जो रिमेनिंग होते हैं वो न्यूक्लियर जीनोम से क्या होता है? सिंथेसाइज किया जाता है। किसी का माइक मेरे ख्याल से अनम्यूट हो गया है। ओके, जी बताइए। एब्सेंट पूरी तरीके से नहीं रहता, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते, बट सम केसेस में आपका ये मिलता है, बट इनकी साइज बहुत छोटी होती है एज कम्पेयर टू द प्लांट के। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। ये एक आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है। तो अब तक आपने जितना भी मेम्ब्रेन मतलब पढ़ा ऑर्गेनेल्स वो सबके सब क्या थे? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड थे। बट आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया से डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो यहाँ पे दो लेयर होगी, एक आउटर लेयर होगा, एक इनर लेयर होगा, और दोनों के बीच में क्या होते हैं? स्पेसेस भी होते हैं। और इनके पास अपना खुद का क्या होता है? डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, और आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में इंफॉर्मेशन ये रहती है कि इनके पास डीएनए और राइबोसोम्स होता है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन जनरली बुक में आपको देखने को नहीं मिलती। तो आप इसको जानिए कि ये तीनों चीज़ में पाई जाती है, डीएनए भी, राइबोसोम्स भी और आरएनए भी। राइबोसोम्स जो है वो 70s टाइप का पाया जाता है, जिससे ये प्रूफ मिलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो ओरिजिन हुई वो प्रोकैरियोटिक सेल्स से हुआ है, जिसे आप एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी में पढ़ करके आए हैं। तो वहाँ से आपको ये मिलता है प्रूफ कि हाँ बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स का क्या है? ओरिजिन है, मीन्स इसके एंसेस्टर जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो चूंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए, राइबोसोम्स और आरएनए पाए जाते हैं,
और इनके ऑर्गेनेल्स के इनसाइड में जितने प्रोसेस चलते हैं उनके लिए और उनके स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए जितनी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनमें से कुछ प्रोटीन्स आपका इसका खुद का जो डीएनए होता है वो इनकोड करता है और इसके डीएनए से बनता है। दैट इज़ वाई आप इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। ऐसे ऑर्गेनेल्स जिनके पास खुद की एबिलिटी हो, मीन्स खुद का अपना डीएनए हो और वो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शंस कर सकते हैं, ये सारी प्रोसेस अगर करने की एबिलिटी रखता है तो आप उसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये दो कैटेगरी, ये दो ऑर्गेनेल्स हैं जो कि आपके आते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को आप एक और भी नाम से जानते हैं, साइट ऑफ ऑर्गेनल डीएनए रेप्लिकेशंस, ट्रांसक्रिप्शंस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो चूंकि इनके माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड में माइटोकॉन्ड्रिया के ही कुछ प्रोटीन्स के बनने की प्रोसेस होती है जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट करता है, ट्रांसक्रिप्शंस भी होते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है। दैट इज वाई इनका नाम साइट ऑफ ऑर्गेनल डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या प्रोटीन सिंथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे आपको बताया गया कि जो मेम्ब्रेन होती है, मींस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों के दोनों मेम्ब्रेन आपकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की मिलकर बनी होंगी, सेम वैसे ही जैसे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलकर के बना होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मींस बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाने वाले जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो सबकी प्रॉपर्टी वही होती है जो आप मेम्ब्रेन के लिए पढ़ करके आए हैं या कल आपने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर के। सो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि आउटर एंड इनर जो मेम्ब्रेन होगी वो दोनों ही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की मिलकर के बनी होगी प्रोटीन के साथ में। और आउटर जो मेम्ब्रेन होगी वो थोड़ी स्मूथ होती है, मतलब उसमें कोई ऐसा रफनेस नहीं दिखाई देता है, वो एक तरीके की रेगुलर फॉर्म में होती है, लाइक दैट, इस तरीके से ये रेगुलर होता है। जबकि आपकी जो इनर वाली मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी बहुत क्या होती है, आपके फोल्डेड फॉर्म में होती है। और ये फोल्डेड होने के वजह से इसको आप नाम क्या देते हैं, दैट इज द, इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, लाइक दैट। और इसका एडवांटेज भी होता है, कभी कभी आपसे पूछा भी जाता है कि इसका क्या फ़ायदा है। तो आपको ये मालूम है कि जो ये फोल्डेड फॉर्म ऑफ इनर मेम्ब्रेन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो आउटर जो मेम्ब्रेन होती है आपकी क्या होती है, ये स्मूथ होती है, इसलिए इसमें कोई रफनेस आपको दिखाई नहीं देता है। जबकि इनर वाली जो मेम्ब्रेन होती है इसमें फोल्डिंग पैटर्न होती है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा ये फोल्डेड होता है। और ये फोल्डेड वाले जो पार्ट होते हैं उनको आप क्रिस्टी के नाम से जानते हैं, मतलब ये दोनों आपको जो दिखाई दे रहे हैं आप इनको क्रिस्टी बोल सकते हैं। और इसके बाद ये जो फोल्डेड फॉर्म होता है वो कम से कम एरिया में मैक्सिमम से मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। और आपको पता है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए साइट का क्या करता है, काम करता है। यहाँ पे वो रिएक्शंस क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन के पास क्या होती है, फोल्डिंग होती है, और फोल्डिंग को आप क्या बोलते हैं, दैट इज अ क्रिस्टी बोलते हैं। और ये जो क्रिस्टी होती है वो क्या करता है, प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हो रहे हैं उनके लिए सरफेस एरिया क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आकर के रिएक्ट कर पाएंगे और उतना रिएक्शंस की एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो इनर मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स कंटेन, ये जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये वाली आपकी जो इनर मेम्ब्रेन है इसके इनसाइड का जो पूरा का पूरा एरिया होगा वो क्या होगा, आपका मैट्रिक्स कहलाएगा। और इस मैट्रिक्स में क्या होता है, आपके ढेर सारे फ्लूइड भरे हुए, मतलब लिक्विड भरे हुए होते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल की जो मेम्ब्रेन होती है ये वाली, और ये पूरा आपका जो मैट्रिक्स, ये दोनों मिल करके वो सभी एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स को कंटेन करते हैं जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया के इन साइड में सारे के सारे प्रोसेस होती हैं। उन सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स इन्हीं दो कंपोनेंट्स पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं, राइट। यहाँ पे आपका स्पेस होता है, मींस आउटर और इनर मेम्ब्रेन में के बीच में यहाँ पे स्पेस होता है, तो आप इसे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के नाम से भी जानते हैं। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा कि आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि यहाँ पे कुछ आपके रेस्पिरेशंस के प्रोसेस पाए जाते हैं। सो ऑल एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहाँ पे पाए जाएंगे आपके, दैट इज द इनर मेम्ब्रेन पे और मैट्रिक्स में। तो इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स को मिला करके जो आपका पोर्शन से बन रहा है, मीन्स पूरा का पूरा ये वाला एरिया, मीन्स जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा, यहाँ पे आपके ढेर सारे क्या होंगे, आपके प्रोटीन्स और एंजाइम्स होंगे। और वो प्रोटीन्स और एंजाइम जहाँ पे आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड में चलने वाले प्रोसेस होते हैं, उनमें जो इन्वॉल्व होता है वो सारे यहाँ पे पाए जाएंगे। तो कौन कौन से प्रोसेस होंगे, जैसे टीसीए साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके पहले आपने पायरुवेट का कार्बोक्सिलेशंस भी पढ़ा है, तो वहाँ पे भी आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके साथ जब टीसी साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ पे ईटीएस चलता है और उसके बाद आपका एटीपी सिंथेसिस होती है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस आपके कहाँ पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के
मैट्रिक्स में और इनर मेम्ब्रेन को मिला करके। तो इन दोनों कंपोनेंट पे मीन्स पार्ट पे वो सारे के सारे प्रोटीन्स और एंजाइम पाए जाते हैं जो कि इन सभी साइकिल्स में इन्वॉल्व होते हैं, टीसीए साइकिल्स में, एटीपी सिंथेसिस में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके कौन-कौन से पार्ट पे क्या-क्या फंक्शंस हो रहा है, ये आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। आप देखिए कि आपको ये आउटर मेम्ब्रेन दिखाया जा रहा है जो कि आपका बहुत स्मूथ होता है और ये फ्रीली परमिएबल टू ऑल स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। जितने भी आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, उनके लिए सब के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी मतलब सिलेक्शंस या सेलेक्टिविटी नहीं होती है कि हाँ आपको जाना है या नहीं जाना है। इनर जो मेम्ब्रेन होगी उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होगा यहाँ पे आप देख लीजिए। परमिएबल टू मोस्ट स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इंक्लूडिंग एस प्लस आयंस। तो इस ये आपके जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली आपका क्या हो गया, स्क्रीन दिखाई दे रहा है अभी आप लोगों को? ओके, अब दिखाई दे रहा है? अब अभी अभी भी नहीं दिखाई दे रहा? ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, अब दिख रहा है? ओके, सो इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो आपकी मेम्ब्रेन होगी वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इम्परमिएबल टू मोस्ट स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इंक्लूडिंग एस प्लस आयंस। मीन्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, वो ना तो एस प्लस आयन को ऐसे फ्रीली अलाउ करती है जाने के लिए, ना तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, ना तो आयंस को, इन सब के लिए क्या होती है, इम्परमिएबल होती है। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्या-क्या कंटेन करेगा, रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन कैरियर मीन्स जो आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मीन्स 1 से लेकर के 4 तक ये आपका कैरी करेगा। और एटीपी से एटीपी ट्रांसलोकेज मीन्स जो एटीपी सिंथेसिस करने के लिए जो आपका पूरा प्रोसेस चलता है वो, और एटीपी सिंथेटेज जो एंजाइम होगा मीन्स एफ नॉट और एफ वन पार्टिकल एंड अदर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे कौन कौन से प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले मॉलिक्यूल्स या एंजाइम पाए जाते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एटीपी के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम है दैट इज द एटीपी सिंथेटेज, वो सिंथेज ये आपका कहाँ पे पाया जाएगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। इसके साथ साथ आपका ईटीएस मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होने वाले जो कैरियर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाले, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, अल्टीमेटली ऑक्सीजन के पास पहुंचाने वाले, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स भी आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे क्या होंगे, पाए जाएंगे। मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें होंगी इसको आप ध्यान से देखिए। ये मैट्रिक्स क्या क्या कंटेन करेगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स जो कि आपका पायरुविक एसिड से स्टाइल को एंजाइम ए बनाता है। सिट्रिक एसिड साइकिल के लिए जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं वो यहाँ पे पाया जाता है। फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम मींस आपको बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ाया गया कि जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन कराने के लिए जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ पे पाई जाएगी, आपकी मैट्रिक्स में पाई जाएगी। तो यहाँ से आपको देखिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिल रही है। ये फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन भी आपका कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। टीसीए साइकिल तो सबको पता ही है कि हाँ कहाँ पे चलता है। और पायरुवेट का डिहाइड्रोजनेस जो हो रहा है मींस पायरुविक एसिड से स्टाइल कोएंजाइम जो ये का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी कहाँ पे होगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पे होगा। और अमीनो एसिड्स के ऑक्सीडेशंस में मींस अमीनो एसिड का जो डिग्रेडेशंस होता है उनके लिए जो एंजाइम रिक्वायरमेंट होती है वो एंजाइम्स भी आपके मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। डीएनए पाया जाता है मैट्रिक्स में, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, मेनी अदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, एटीपी, एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे मॉलिक्यूल्स आपके क्या होते हैं, आयंस पाए जाते हैं मैट्रिक्स में। तो आपसे सवाल जो माइटोकॉन्ड्रिया से बनने की पॉसिबिलिटी बनती है वो क्या क्या बन सकती है उसको आप ध्यान से सुनिए। नंबर पहला, आपसे जो प्रोसेस यहाँ पे लिख रखे हैं इन प्रोसेस को देख करके पूछा जा सकता है कि इनके जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन से पार्ट पे पाए जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में आपके टीसीए वाले जो एंजाइम्स होते हैं मीन्स ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में आपका इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ से आपको एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि टीसीए साइकिल में इन्वॉल्व होने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से पार्ट पे पाए जाते हैं या कहाँ उनकी लोकेशंस होती है। या आपसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए भी सवाल आपसे बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन से कंपोनेंट पे या कौन से पार्ट पे पाए जाते हैं। सो ये फिगर आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन से देकर जाता है। जब आपको ये पीडीएफ मिलेगा तो आप इसको अच्छे तरीके से
पेन से मार्क कर लीजिएगा, जहाँ पे रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन कैरियर लिख रखा है वहाँ पे ईटीएस लिख लीजिएगा, जहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल लिख रखा है वहाँ पे टीसी साइकिल लिख लीजिएगा। इस तरीके से अपना नोटेशंस बना करके आप उसको नोट्स बनाइए। और इनर माइटोकॉन्ड्रिया को और मैट्रिक्स, इनर माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को और मैट्रिक्स में होने वाले जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको डिफरेंशिएट कर लीजिए कि कौन कौन से प्रोसेस वहाँ पे हो रही है और उसमें इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम यहाँ पे पाए जाते हैं, राइट। आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपके ये एटीपी सिंथेज होते हैं, मींस एफ नॉट और एफ जीरो जो पार्टिकल्स होते हैं, इनका क्या रोल हो सकता है और ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उसके सरफेस पे, मींस ये जो आपके क्रिस्टी होती हैं, यहाँ पे आपका ये पाया जाता है। और इस तरीके से आप इसको एटीपी सिंथेस के नाम से जानते हैं, जिसको आप F1 और F नॉट पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, इसके कंपोनेंट्स को बोलते हैं। तो देख लेते हैं उसके कंपोनेंट्स फर्दर क्या हैं और किस तरीके से आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा कि जो ये क्रिस्टी होती है उस क्रिस्टी के स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे जूम करके आपको दिखाया जा रहा है। ये वाला स्ट्रक्चर आपका क्रिस्टी का है और इस क्रिस्टी के स्ट्रक्चर को यहाँ पे आपको इनलार्ज किया गया। तो ये दिख रहा है आपको कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये आपका इनर वाली है और इस तरीके से पूरा आपका फोल्डिंग हुआ है, जिसको आप क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। और इस क्रिस्टी पे न्यूमरस नंबर ऑफ क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीसोम्स, जिसे आप एटीपी सिंथेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये एटीपी सिंथेज भी अपने आप में 2-3 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। उसको यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये वाला जो आपका एक स्ट्रक्चर है इसको यहाँ पे जूम करके दिखाया गया। तो इसका ये वाला पार्ट आपका पूरा क्या होगा, मेम्ब्रेन का, जिसको आप बेस बोलते हैं। ये वाला पार्ट आपका क्या है, दैट इज स्टाल्क है। ये वाला पार्ट आपका क्या है, हेड है। तो हेड वाले को ही आप बेसिकली क्या बोलते हैं, दैट इज F1 बोलते हैं और इस वाले पोर्शन को आप क्या बोलते हैं, दैट इज F नॉट बोलते हैं। आपको यहाँ पे F नॉट का मतलब क्या है ये बता चुका हूँ, तो जल्दी से तुरंत आंसर कर दें जो लोग पुराने क्लासेस को पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे F1 या F। जी हाँ, ये ओ स्टैंड करता है, ओलिगोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है उसके लिए। और ये कभी-कभी आपसे पूछा जाता है कि एफ नॉट, जनरली हम लोग उसको F0 बोलते हैं क्योंकि उसके जस्ट आगे बाद क्या होता है, F1 होता है, तो F0 हम लोग बोल देते हैं, बट उसका मीन है एफ नॉट है। और वहाँ पे जो ओ दिखाई दे रहा है आपका, इसका मीन होता है ओलिगोमाइसिन, जो कि एक एंटीबायोटिक होती है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो कभी-कभी सवाल आपसे यहाँ से भी बन जाता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर के जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे दिखा दिया गया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स में कि क्या-क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, कौन-कौन से पार्ट पे कौन-कौन से प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले जो एंजाइम्स हैं वो पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ से जानना और उसको याद रखना कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है। अब देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के रोल को कि आपके लिविंग सिस्टम में माइटोकॉन्ड्रिया क्या-क्या प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकता है। और यहाँ से भी सवाल आपसे बनते हैं कि कौन सा मीन्स कौन सा पार्ट आपका, मीन्स कौन सा फंक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करता है। तो एटीपी प्रोडक्शन सबको बहुत कॉमन है अच्छे तरीके से। सिग्नल ट्रांसडक्शंस ये भी आपको अच्छे तरीके से मालूम है। कैल्शियम का पूरा एक हाउस होता है, मीन्स कैल्शियम केमोस्टेटिस को मेंटेन करता है, ये भी आप जानते हैं। रेडॉक्स स्टेट का मतलब होता है कि जहाँ पे आरओएस का जनरेशन हो जाता है, मीन्स जब आपकी बॉडी या प्लांट की बॉडी किसी स्ट्रेस में क्या करती है, फील करती है, तो उस स्ट्रेस के कंडीशंस पे उसकी बॉडी में आरओएस बन जाते हैं, मीन्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बन जाते हैं। तो इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को के इम्पैक्ट को नलीफाई करने के लिए हमारी बॉडी एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल्स की क्या करती है, फॉर्मेशंस करती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत बड़ा रोल होता है उस आरएस के जनरेशंस में। अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक है पढ़ाने के लिए। और इसके बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है प्रोग्राम सेल डेथ में भी क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। Cas9 या कैस आपके 6 का आपने लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये वाला मॉलिक्यूल्स होता है कि प्रोग्राम सेल डेथ में इन्वॉल्व होता है और स्टेम सेल रिप्रोग्रामिंग में भी हेल्प करता है। इसके बाद इन्हेट इम्यूनिटी में भी पार्टिसिपेट करता है। बायोसिंथेसिस मीन्स बहुत सारे आपके अमीनो होते हैं उनके सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा और मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। और इसके बाद एजिंग रिलेटेड टू द रिस्पॉन्स, आपकी बॉडी में जो एजिंग की प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए जो सेल सिग्नलिंग आपके सेल्स में चलती है, मीन्स बॉडी में चलता है, उनमें भी क्या करता है, आपका इन्वॉल्व होता है। और बायोएनर्जेटिक्स मीन्स मेटाबॉलिज्म इसका मेन कंपोनेंट हो जाता है। तो ये इसके डाइवर्स क्या है, आपके फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस के पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए और यहाँ से आपके सवाल बन सकते हैं कि हाँ, कौन सा फंक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं है या माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से बना करके दिखाया गया कि क्या क्या फंक्शंस जो आपके सेल्स में हो रही हैं, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आपका इन्वॉल्व हो सकता है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थे आपके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जहाँ से आपने जाना कि ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होता है। इसको आप पावर हाउस ऑफ द सेल्स के नाम से जानते हैं। ये एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स होता है। इसके पास अपना खुद का डीएनए, राइबोसोम्स और आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। चूंकि ये खुद भी डीएनए का रेप्लिकेशन, प्रोटीन की सिंथेसिस और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करता है और वो प्रोटीन्स
उसके लिए बनते हैं, जो कि उस माइटोकॉन्ड्रिया के लिए चाहिए होते हैं। दैट इज वाई आप इसको साइट ऑफ ऑर्गेनल डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट थे। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे क्लोरोप्लास्ट पे, और क्लोरोप्लास्ट को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेंगे यहाँ पे प्लास्टिड के बारे में। तो प्लास्टिड्स बेसिकली क्या होते हैं आपके, ये एक पिगमेंट कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। अलग अलग पिगमेंट के बेसिस पे इनको क्लासिफिकेशन किया जाता है। इनका रोल कुछ अलग अलग पिगमेंट जो प्लास्टिड्स होते हैं उनके अलग अलग तरीके से होते हैं। कभी कोई फूड को स्टोर करने में काम करता है, तो कोई फूड को सिंथेसाइज करने में काम करता है, तो कोई कलर देने के लिए काम करता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिड्स में डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उन पिगमेंट के बेसिस पे उनको क्लासिफिकेशन क्या है किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पिगमेंट क्या है। तो ये प्लास्टिड जो होते हैं एक ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनके पास पिगमेंट होता है। पिगमेंट बेसिकली एक कलर देने वाले क्या होते हैं, नेचुरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और अलग अलग कलर क्या करते हैं, इमिट आउट करते हैं। और इनकी जो प्रेजेंस होती है वो बेसिकली कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं, और बाकी जो सेल्स आपने पढ़ा मीन्स प्रोकैरियोटिक होने का कोई चांस है नहीं। तो प्लांट सेल्स की बेसिकली क्या है, पार्ट है। तो on the basis of a different kind of a pigments present in the plastids are classified into 3 different category। तो पिगमेंट के बेसिस और पिगमेंट के टाइप के बेसिस पे प्लास्टिड्स को 3 कैटेगरी में क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। नंबर पहला क्रोमोप्लास्ट, जिसको आप बोलते हैं कि ये ग्रीन कलर को छोड़ करके प्लांट में जो भी कलर आपको दिखाई देता है, ऑरेंज, पर्पल, ब्लू, जो भी आपको कलर दिखाई देता है वो सब आपका किसकी वजह से, दैट इज द क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। सो कलर अदर देन ग्रीन प्लास्टिड, आप इसको क्या बोलते हैं, दैट इज द क्रोमोप्लास्ट। तो इसके पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये कंटेन करता है कलर पिगमेंट सच एज येलो के लिए, रेड के लिए, पिंक के लिए, वायलेट के लिए। ये आपके फ्लावर्स के कलर हो सकते हैं, ये आपके फ्रूट्स के कलर हो सकते हैं, ये आपके जो पॉट्स होते हैं उनके कलर हो सकते हैं। इन सब के कलर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये अलग अलग कलर के लिए अलग अलग पिगमेंट पाए जाते हैं, जो कि बेसिकली इस क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंस होते हैं। तो ग्रीन पार्ट को छोड़ करके, मीन्स प्लांट के जो लीफी एरिया आपको दिखाई दे जिसकी वजह से ग्रीन दिखाई देता है, उसको छोड़ करके बाकी जो कलर आपको दिखाई देता है, अगर आप बाकी कलर कोई देखते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि वहाँ पे क्रोमोप्लास्ट है, न कि क्लोरोप्लास्ट। और इसके पास जो फैट सॉल्युबल पिगमेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि क्रोमोप्लास्ट में कौन से पिगमेंट हैं जो कि पाए जाते हैं। तो कैरोटीन है और जेंटोफिल है। ये दोनों आपके येलो कलर और पिंक कलर के, मतलब येलो कलर और येलोइश पिंक कलर के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, जो कि आपका कलरलेस प्लास्टिड होता है। इनके पास तो कोई भी ऐसा कलर देने वाला पिगमेंट मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। इनको आप कलरलेस प्लास्टिड्स के नाम से भी जानते हैं। इनका बेसिक जो काम होता है वो स्टोरेज के लिए होता है। सो इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स लाइक एज अ प्रोटीन, लाइक एज अ लिपिड, लाइक एज अ कार्बोहाइड्रेट, इन स्टार्च, इन सबको स्टोर करने के लिए क्या करता है, काम करता है। अगर कोई ल्यूकोप्लास्ट जो कि स्टार्च को मीन्स कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स को स्टोर करेगा तो उसे आप एमाइलोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। आलू जो होता है मीन्स पोटैटोज जो होते हैं, वहाँ पे एमाइलोप्लास्ट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पूरा का पूरा आपका जो पोटैटो है वो एक स्टार्च का रिजर्व फूड मटेरियल का क्या फॉर्म माना जाता है। तो आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि जो आपका पोटैटोज है उसमें किस टाइप के प्लास्टिड्स की प्रेजेंस पाई जाती है। सो आंसर आप करेंगे दैट इज द एमाइलोप्लास्ट, क्योंकि वहाँ पे स्टार्च पूरा स्टोर फॉर्म में रहता है, और स्टार्च को स्टोर करने वाले प्लास्टिड्स को हम एमाइलोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। सिमिलरली अगर कोई आपका जो ल्यूकोप्लास्ट है अगर वो प्रोटीन को स्टोर करता है तो उसे आप क्या बोल रहे हैं, एरियोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, जहाँ पे प्रोटीन के स्टोरेज का काम किया जाता है। जैसे जितने भी ड्राई सीड्स होते हैं, बेसिकली जो आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं उनमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जितने भी आपके लेग्यूम्स वाली फैमिली होती हैं, लेग्यूनस जो जैसे लाइक एज आपका पी है, लाइक एज आपका बाकी और भी जो मस्टर्ड हैं, ये सब आपकी जो ऑयल देने वाली नहीं, जो आपके दाल को देने वाली मीन्स पल्स वाली जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, उनके जो ड्राइड सीड्स होते हैं वो प्रोटीन को स्टोर किए रहते हैं। तो वहाँ पे आपका जो ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा वो बेसिकली क्या होगा, दैट इज द एरियोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली अगर कोई आपका ल्यूकोप्लास्ट फैट को मीन्स ऑयल को स्टोर करता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, लाइपोप्लास्ट या एलियोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ से आपको मैचिंग करा करके दिया जाता है। ये तीनों वर्ड दे दिया जाएगा एक कॉलम में, और आपको दूसरा कॉलम में दे दिया जाएगा ये वाला, प्रोटीन, स्टार्च एंड ऑयल। तो इनको आपको करेक्टली मैच कराना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, मीन्स कौन किससे सही मैच है। तो ये सब आपके कलरलेस मीन्स विदाउट पिगमेंट वाले आपके क्या हैं, प्लास्टिड्स हैं, जिनके एग्जांपल आपको यहाँ पे दिए गए। अमाइलोप्लास्ट को याद रखना आपके लिए आसान होगा। एमाइलेज से आप याद रख सकते हैं कि एमाइलेज आपका स्टार्च पे या कार्बोहाइड्रेट पे काम करने वाला एक एंजाइम है, और उसको आप बोलते हैं दैट इज द, और तो ये स्टार्च को स्टोर करेगा तो एमाइलोप्लास्ट हो जाएगा, राइट। लिपिड को मीन्स ऑयल स्टोर करने वाले को आप लाइपोप्लास्ट से याद रख सकते हैं। लाइपो मीन्स लिपिड, तो जैसे लाइपोफिलिक आप बोलते हैं, लाइपोफोबिक बोलते हैं,
हैं तो आप लिपिड लविंग या लिपिड जो है जो आपके लविंग होते हैं उनको आप बोलते हैं। तो लाइपो से लिपिड है, तो लाइपो और एमाइलेज ये दोनों आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आप ये दो याद रख लेंगे तो तीसरा वाला ऑटोमेटिकली प्रोटीन के लिए है, तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहीं से सवाल आपके बन जाते हैं इनको मैचिंग कराने के लिए। या कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि अगर कोई ल्यूकोप्लास्ट अगर आपका प्रोटीन को स्टोर कर रहा है तो उसको आप किस नाम से जानते हैं, और वहाँ पे ये चारों ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो पॉसिबल जो सवाल आपके बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे क्लोरोप्लास्ट की तरफ। तो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली आपके प्लांट सेल्स में पाया जाने वाला एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो कि प्लांट के ग्रीन वाले पार्ट के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसके पास एक ऐसे पिगमेंट होते हैं जो कि ग्रीन कलर को देता है, जिसका नाम है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से आपके पूरे के पूरे प्लांट का जो ग्रीन एरिया है वो दिखाई आपको, मीन्स जो लीफ होते हैं वो ग्रीन दिखाई देते हैं, और ये प्लांट्स के लिए फूड को बनाने का क्या करता है, काम करता है। तो फोटोसिंथेसिस को बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ के जा चुके हैं बायोकेमिस्ट्री वाले पोर्शंस में, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस पे हम लोग बात नहीं करेंगे। तो ये भी आपका एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। यहाँ पे भी आपको एक दिखेगा आउटर और इनर मेम्ब्रेन। एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज बताएं, आपके पूरे के पूरे सेल्स में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उन सारे ऑर्गेनेल्स में से अकेला सिर्फ क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसके पास ट्रिपल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ना डबल ना सिंगल। ये कैसा होता है, ट्रिपल मेम्ब्रेन। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ट्रिपल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है और किस तरीके से ट्रिपल मेम्ब्रेन कंटेन करने वाला पार्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ पे अब तक आपने देखा कि जो भी मेम्ब्रेन या सेल आपने ऑर्गेनेल्स से पढ़ा है वहाँ पे आपको सिर्फ दो कंपार्टमेंट दिखाई देता है। एक तो मान लीजिए आपका सेल्स का पूरा ये हो गया, उसके बाद सेल्स के ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो सेल्स की ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करता है, तो एक आपका साइटोप्लाज्म हो जाता है और ये दूसरा आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे इसके अंदर का फ्लूइड जो होता है, चाहे आप उसे मैट्रिक्स बोलते हैं जो भी बोलते हैं, यहाँ पे दो आपको कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको क्लोरोप्लास्ट में 3 कंपार्टमेंट दिखाई देगा। तो क्लोरोप्लास्ट के पास कुछ यूनिक फीचर्स हैं। ये आपके पूरे जितने भी सेल्स में पाए जाने वाले पार्ट हैं या ऑर्गेनेल्स हैं उन सभी में से एक लौता ओनली एंड ओनली ऑर्गेनेल्स है जिसके पास ट्रिपल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट होता है। तो क्या है उसको हम लोग अभी तो यहाँ पे देखेंगे। तो ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्या है ऑर्गेनेल्स है, जैसा कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा। और इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि तीसरी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको आप थर्ड इनर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, और इस थर्ड इनर मेम्ब्रेन से ही आपका जो फॉर्मेशन होता है किसका, दैट इज थैलाकोइड का। तो कभी कभी आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन का या थैलाकोइड जो होता है लाइक दैट ये किससे मिलकर के बना हुआ होता है या इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में गलती हो जाती है, ऐसा मान लिया जाता है कि ये आपके जो इनर मेम्ब्रेन होती है उन्हीं को फोल्ड होकर के बनता है। सो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन किसी भी फोल्डिंग में क्लोरोप्लास्ट के केस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तीसरी एक मेम्ब्रेन आपकी होती है जो कि फोल्ड होकर के एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है, और वो जब ढेर सारे स्टैक हो जाते हैं तब उसको मतलब जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स है उसे थैलाकोइड के नाम से जानते हैं। तो थर्ड इनर मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइज्ड इनटू द थैलाकोइड, और ये थैलाकोइड जो होगा वही आपका पिगमेंट को कंटेन करता है जिसके पास आपका क्या होते हैं, दैट इज द क्लोरोफिल का पिगमेंट पाया जाता है। सो ग्रेना को डिफाइन कैसे करते हैं आप, कई सारे आपके थैलाकोइड जब क्या कर लीजिए पूरा लेयर बना ले, मीन्स स्टैक कर जाए उस पर इस तरीके से, जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल अगर एक की बात करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे आप, थैलाकोइड बोलेंगे, और अगर आप कंबाइंड को बोल दिया तो इसे क्या बोलेंगे, दैट इज द ग्रेना के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेना आपका क्या है, ग्रुप होता है थैलाकोइड का, और थैलाकोइड क्या है, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि थर्ड इनर मेम्ब्रेन से फोल्ड होकर क्या होती है, ऑर्गेनाइज होकर के बनती है। और ये थैलाकोइड ही वो पार्ट होते हैं जहाँ पे क्लोरोफिल का क्या होती है, प्रेजेंस पाई जाती है, और उस क्लोरोफिल की वजह से लाइट क्या किया जाता है, ट्रैप किया जाता है, जिससे प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या करता है, परफॉर्म करता है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास भी अपना क्या होगा, डीएनए होगा और राइबोसोम्स होंगे और एंजाइम्स होंगे, जिसकी वजह से ये खुद का अपना क्या करता है, इसके लिए खुद की अपनी रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस चलती है। दैट इज वाई इसको आप सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। ऑटोनॉमस इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इनके ही अंदर में, मीन्स क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड में ही और इनके कंपोनेंट के लिए ही जो प्रोटीन्स और एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो एंजाइम्स आपके मैक्सिमम न्यूक्लियर डीएनए से क्या किए जाते हैं, कोड किए जाते हैं। दैट इज वाई आप इसे ऑटोनॉमस नहीं बोल सकते हैं, सेमी ऑटोनॉमस के नाम से जानते हैं। मतलब कुछ पार्ट इनके डीएनए से क्या होता है, इनकोड किया जाता है,
जबकि मेजॉरिटी जो आपके प्रोटीन्स और एंजाइम्स होते हैं वो न्यूक्लियर डीएनए क्या करता है, बनाता है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपका ग्रीन पिगमेंट होता है, मीन्स ग्रीन प्लास्टिड होता है। और ग्रीन प्लास्टिड इसलिए क्योंकि इसके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसका नाम है आपका क्लोरोफिल। और ये यूजुअली यूनिवर्सली फाउंड इन ऑल द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, मीन्स जितने भी आपको ग्रीन पार्ट दिखाई देते हैं, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो ग्रीन वाला यंग स्टेम हो, या जो भी आपको लीफलेट दिखाई देते हैं, उन सभी में आपका जहाँ कहीं पे भी ग्रीन कलर दिखाई दे जाएगा, आप ये समझेंगे कि वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट आपका प्रेजेंट है। और उस क्लोरोप्लास्ट में रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है, दैट मीन्स जो पिगमेंट है वो क्या है, आपका क्लोरोफिल है। तो ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की वजह से ये आपके पार्ट जो होते हैं वो ग्रीन आपको दिखाई देते हैं। और क्लोरोफिल जो होता है वो 4 कंपोनेंट से मिलकर के बने हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल। ये चारों कंपोनेंट्स आपके फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, हेल्प करने का काम करते हैं। तो आप इन क्लोरोफिल के कॉन्सेंट्रेशंस को मेजरमेंट भी कर पाते हैं बायोकेमिकल एस्टिमेशंस के मेथड से। बहुत आसान होता है किसी भी प्लांट का क्लोरोफिल को एस्टिमेट करना। आप जस्ट उसके लीफ को लेते हैं, उसको एसीटोन में क्या करते हैं, आप डिप कर देते हैं, ओवरनाइट छोड़ देते हैं, फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे आप रीडिंग लेकर के उसके कॉन्सेंट्रेशंस को बता देते हैं कि हाँ इतना क्लोरोफिल का कंपाउंड क्या है प्रेजेंट, या इतना क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल, इन सब का अलग अलग एस्टिमेशंस किया जाता है और अलग अलग इनको मेजरमेंट किए जाते हैं। और इनके बेसिस पे बताया जाता है कि हाँ प्लांट कितना हेल्दी है, प्लांट क्या अच्छी तरीके से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट को लेकर के यहाँ पे नीचे के स्टेटमेंट लिखा गया है, दे आर द लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स इन द प्लांट सेल। जितने भी आपने ऑर्गेनल्स पढ़े हैं उन सभी में से सबसे ज़्यादा आपका जो साइज बड़ी होगी वो किसकी होगी, क्लोरोप्लास्ट की होगी। कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई हो जाता है कि जब अगर आपका वैक्यूल अगर आपका पूरा मेच्योरिटी के कंडीशंस में होगा, जिसे आपने पढ़ा था 90%, तो वो वाले फेज को छोड़ करके नॉर्मल कंडीशंस मींस ग्रोइंग जो फेज हो रही है, अगर वहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो लार्जेस्ट जो ऑर्गेनल्स है आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो सवाल यहाँ पे बन जाता है कि अगर क्लोरोप्लास्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स था तो सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम पे न्यूक्लियस फिर क्यों पहले सेपरेट हो गया, फिर तो क्लोरोप्लास्ट को होना चाहिए था, जबकि आपने ऑप्शन लगाया था ये पहले न्यूक्लियस होगा, फिर इसके बाद क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, फिर गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, तब जाकर कहीं पे आपका राइबोसोम्स आएगा और माइक्रोबॉडीज आते हैं। सो उसके लिए आपको आंसर यहाँ पे दिया जाता है कि न्यूक्लियस के इन साइड में पाए जाने वाले जो मटेरियल्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, राइट। तो सेंट्रीफ्यूगेशन आपका सिर्फ साइज के बेसिस पे नहीं, डेंसिटी और एरिया के बेसिस पे भी कवर मींस सेपरेट करने का काम करता है। तो चूंकि न्यूक्लियस के पास अपना न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज होती है, और इसके साथ साथ में उसमें क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई वो फर्स्ट आरपीएम पे मींस लोअर आरपीएम पे ही क्या होती है, सेपरेट आउट हो जाती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ अ साइज आप पूरे जितने भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो साइज बड़ी होगी किसकी होगी, क्लोरोप्लास्ट की होगी, न कि डेंसिटी के बेसिस पे। और वैक्यूल्स के लिए मैंने आपको कंडीशन से बताया कि जिस फेज पे प्लांट का पूरा मेच्योरिटी फॉर्म में होगा, मींस सेल्स होंगे जिसपे आपका सेंट्रल वैक्यूल्स 90% वॉल्यूम कवर करता है, वहां के लिए कंडीशन अप्लाई ये नहीं होता है। सो यहाँ पर आप देखिए कि आपको यहाँ पे 3 कंपार्टमेंट दिखाई देगा, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा वहाँ पे 2-2 दिखाई देते थे। तो यहाँ पे तो एक कंपार्टमेंट कैसा आपका मतलब इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है जिसे आप इंटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, यहाँ पे एक कंपार्टमेंट है। दूसरा ये साइटोप्लाज्म और ये माइट्रो मीन्स क्लोरोप्लास्ट के इन साइड मीन्स यहाँ पे जो मैट्रिक्स है आपका जो फ्लूइड है यहाँ पे, और एक आपका यहाँ पे। तो एक ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया। तीसरा ये जो थैलाक्वाइड होता है, थैलाक्वाइड के अंदर को आप क्या बोलते हैं, ल्यूमेन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे भी आपके क्या होते हैं, लिक्विड फ्लूइड भरे होते हैं, ये भी आपका एक क्या है, कंपार्टमेंट है। तो यहाँ पे 3 कंपार्टमेंट बन जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट के केस में। पहला कंपार्टमेंट आपका ये मेम्ब्रेन के स्पेस में, दूसरा आपका यहाँ पे मैट्रिक्स में, तीसरा आपका यहाँ पे ल्यूमेन में। 2 थैलाक्वाइड को जोड़ने वाले जो आपके यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इसे आप लैमेला के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो कभी कभी सवाल आपसे ये भी पूछा जाता है कि हाँ लैमेला क्या है और किस तरीके कहाँ पे पाया जाता है। तो ये जो थैलाक्वाइड होती हैं ये सब ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, ऐसे स्टक किए हुए। तो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड करने के लिए, जोड़ने के लिए जो पोर्शंस होगा उसको आप लैमेलाई के नाम से या लैमेला के नाम से जानते हैं। तो एक कोई कंपोनेंट्स होगा तो उसे आप थैलाक्वाइड बोलेंगे, जबकि कई सारे थैलाक्वाइड होंगे तो उसे आप ग्रेना के नाम से जानते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और इसके बाद आपका ये स्ट्रोमा, और इसके बाद आपका यहाँ पे ये ल्यूमेन। तो स्ट्रोमा भी आपका क्या है, फ्लूइड मटेरियल है। यहाँ पे भी आपका क्या होता है, स्पेस होता है मीन्स कंपार्टमेंट होता है।
और आपका यहाँ पे भी जो थैलाकोइड के अंदर का जो ल्यूमेन होता है वहाँ पे भी क्या होते हैं आपके फ्लूइड होते हैं, मीन्स आपके लिक्विड पाए जाते हैं। 3 यहाँ पे क्या होते हैं मेम्ब्रेन होती है, 3 आपके यहाँ पे क्या होते हैं कंपार्टमेंट होते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा जब अपना नोट्स आप बनाइएगा। 3 मेम्ब्रेन कौन कौन से, आउटर और इनर। आप देखिए कि इनर मेम्ब्रेन का थैलाकोइड के बनाने में कहीं कोई रोल नहीं है, थैलाकोइड अलग से बना हुआ था। ये आपकी जो मेम्ब्रेन होती है थर्ड लेयर होती है, थर्ड मेम्ब्रेन की टाइप का मेम्ब्रेन होता है जो कि इसको थैलाकोइड क्या करता है बनाता है। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे पेरोक्सिसोम्स के बारे में। तो अभी तक आपने देखा कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया है कैसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन्स की कैटेगरी में आते हैं, क्या उनके पास प्रॉपर्टी होती है और क्या क्या रोल ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस को अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बेसिकली इसका प्राइम जो ड्यूटी होता है दैट इज द फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये ऑलरेडी बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो उसको यहाँ फिर से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे पेरोक्सिसोम पे। ये पेरोक्सिसोम्स बेसिकली एक माइक्रोबॉडीज में आता है और इसका कुछ इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे लिपिड के सिंथेसिस के लिए, लिपिड के ऑक्सीडेशन के लिए, या फिर आपकी बॉडी में जो आपके बन जाते हैं दैट इज ROS मीन्स जैसे H2O2 जो बन जाता है उनको कैटालाइज करने के लिए, उनको उनके इफेक्ट को कम करने के लिए पेरोक्सिसोम्स क्या करता है, मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये भी आपका एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड आपका एक पार्ट होता है, मीन्स ऑर्गेनल्स होता है, और इसकी जो फॉर्मेशन होती है, सिंथेसिस होती है, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ होता है। तो ये डिराइव्ड होता है कहाँ से, आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ये एक आपका ऑर्गेनल है और ये आपका इन एनिमल सेल्स में 2 मेजर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। नंबर पहला है इसका कि ऑक्सीडेशन करेगा लिपिड का, और ऑक्सीडेशन करेगा और लिपिड की बायोसिंथेसिस करेगी। ऑक्सीडेशन किसका, मॉलिक्यूल्स का, जैसे लाइक जो भी कोई मॉलिक्यूल्स आपका कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, प्रोटीन्स का अगर है तो उसको ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। और साथ साथ में ये सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जाना जाता है लिपिड की बायोसिंथेसिस के लिए। एनिमल सेल्स में लिपिड की जो बायोसिंथेसिस होगी वो कहाँ पे होगी, पेरोक्सिसोम्स के केस में होगा, मीन्स पेरोक्सिसोम्स की इनसाइड में होता है। दूसरा इसका क्या फंक्शन है, दैट इज द आल्सो हेल्प कर सकता है अल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन में। अगर कि कोई बॉडी, किसी की बॉडी में अल्कोहल का कंसंट्रेशन बहुत अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसके इफेक्ट को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो ऑर्गेनल्स पार्टिसिपेट करेगा वो क्या है, दैट इज द पेरोक्सिसोम्स कहलाता है। प्लांट की बॉडी में इसका अलग इंपॉर्टेंट रोल है। प्लांट के सेल्स में ये आपका 2 मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर पहला, कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड इनटू द कार्बोहाइड्रेट। फैटी एसिड से मीन्स लिपिड से कार्बोहाइड्रेट को बनाने का काम आपका पेरोक्सिसोम में चलता है, राइट। और इस काम की जरूरत कब पड़ती है, जैसे जब आपके प्लांट के सेल्स के पास कोई भी फोटोसिंथेसिस करने वाला चीज़ नहीं है तो उस टाइम पे बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, फैटी एसिड से कार्बोहाइड्रेट बनाने की जरूरत पड़ जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन, जिसके बारे में आप लोग पढ़ करके आ चुके हैं, जिसको आप C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन एक टोटली वेस्ट टाइप का आपका एक प्रोसेस होता है प्लांट के लिए, जहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसा कि आपको पता है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या किए जाते हैं, इनटेक किए जाते हैं, और CO2 मॉलिक्यूल्स क्या किए जाते हैं, रिलीज की जाती है। तो यही होता है आपका फोटो रेस्पिरेशन। तो जब कभी प्लांट आपका लाइट के प्रेजेंस में सेंसिटिव होकर के रेस्पिरेशन की प्रोसेस परफॉर्म करना शुरू कर दे, मीन्स ऑक्सीजन को कंज्यूम करे, CO2 को क्या करे, आपको रिलीज करे, तो उसको आप फोटो रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन पेरोक्सिसोम्स में होता है। और फैटी एसिड का कन्वर्जन कार्बोहाइड्रेट में करने के लिए भी पेरोक्सिसोम्स क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो प्लांट के केसेस में ये 2 अलग फंक्शन करेगा, एनिमल के केसेस सेल्स में अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा, राइट। तो ये इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्लाइक्सोसोम्स के बारे में। ये भी आपका एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है और बेसिकली आपका ये एक स्पेशल काइंड का, स्पेशल टाइप का पेरोक्सिसोम्स होता है, मतलब डेरिवेटिव्स आप बोल सकते हैं। और ये आपके फंगस सेल्स में, अदर बाकी जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके केसेस में पाया जाता है। और इसका मेजर जो रोल होता है वो सीड के जर्मिनेशन के टाइम पे माना जाता है। ये उन सारे एंजाइम्स को क्या करता है, कंटेन करता है, जो कि फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन को लेकर के, ग्लाइकोलेट साइकिल से लेकर के ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, इन सारे पाथवे में इन्वॉल्व होने वाले जो एंजाइम्स एंड जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारा का सारा आपका ग्लाइकोसोम्स में क्या होता है, पाया जाता है। ये फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है या फिर जो एनर्जी बनता है, इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, जब आपका प्लांट स्टार्टिंग में सीड जो जर्मिनेट कर रहा है, मान लीजिए आपका ये सीड है और इसके जर्मिनेशन के टाइम पे जब तक इसमें कोई लीफलेट नहीं निकले हुए हैं, मतलब ग्रीन कोई पार्ट आपका नहीं निकला हुआ है, तब तक तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं। तो जब तक ये फोटोसिंथेसिस नहीं करने के कंडीशंस में आया है, और उस टाइम तक के लिए इसके बॉडी को, मीन्स सेल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है, राइट। तो कई बार आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि प्लांट जब
प्लांट पूरी तरीके से अपनी एनर्जी के सोर्सेज के लिए डिपेंड किस पे होता है? फोटोसिंथेसिस पे। लेकिन जिस टाइम पे सीड आपका जर्मिनेट कर रहा होता है, उस टाइम पे उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और उस टाइम पे उसके पास कोई भी लीफ एरिया नहीं होता, मीन्स कोई भी लीफ वाला पार्ट नहीं होता है, तो विदाउट फोटोसिंथेसिस उसकी बॉडी में या उसके सेल्स में एनर्जी को प्रोवाइड करने वाला काम कौन कर रहा है, फिर कहाँ से हो रहा है? तो उसके लिए आप आंसर बताते हैं कि उस सीड्स में स्टोर जो आपके फैट होते हैं, जो लिपिड्स होती है, उन लिपिड मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशंस होता है और उन लिपिड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशंस होने से आपकी एटीपी क्या होती है? जनरेट होती है। और आपको पता है कि लिपिड के कंपैरिजन में, मतलब लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के में कंपैरिजन अगर किया जाएगा, तो लिपिड का ऑक्सीडेशन ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट के 5 टाइम्स मोर आपको एनर्जी क्या करेगी? मिलेगी। तो उस टाइम पे जो उस सीड में स्टोर्ड आपके फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीन्स लिपिड होते हैं, उन्हीं के ऑक्सीडेशंस करके प्लांट क्या करता है? एटीपी को अपना यूटिलाइज करता है, तब तक जब तक कि उसके बॉडी में कोई ग्रीन वाला एरिया, मीन्स ग्रीन पार्ट नहीं बन जाता है जहाँ से वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स से किसी कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस अगर होगा तो उसे आप ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, राइट? तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस हो रही हैं वो कहाँ पे होगा? आपका ग्लाइसोसोम्स में होगा। और लिपिड मॉलिक्यूल्स का, मीन्स फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स का ग्लूकोज में जो कन्वर्जन होता है उसमें कुछ ऑर्गेन्स क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं तो कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में, लाइक जैसे आप फोटो रेस्पिरेशंस में देखकर के आए हैं, तो कौन कौन से होंगे? ग्लाइक्सोसोम्स होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा और प्लास्टिड्स होंगे। ये तीनों के तीनों ऑर्गेनेल्स उस प्रोसेस में, जिस प्रोसेस से लिपिड के मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया जा रहा है ग्लूकोज में, उस प्रोसेस में क्या होते हैं? ये इन्वॉल्व होते हैं। और यही वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू सीड्स जब जर्मिनेट कर रहा होता है, तो उस टाइम पे पूरी की पूरी एनर्जी देने का पूरा जो काम करेगा वो आपका यही प्रोसेस करता है, दैट इज द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। मीन्स फैटी एसिड से कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स का, मीन्स ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का बनना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीड के जर्मिनेशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको पेरोक्सिसोम्स कैसा दिखाई देता है। पेरोक्सिसोम्स में आपका एक सिंगल मेम्ब्रेन लेयर है जिसका नेचर लिपिड बाइलेयर होती है और सेंट्रल में आपका पूरा क्रिस्टलाइन कोर होता है। और इसके बाद आपको ग्लाइक्सोसोम्स भी कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि मेम्ब्रेन होगा, मैट्रिक्स होगा और सेंटर में क्या होगा? कोर होगा। तो ये दोनों ही ऑर्गेन्स आपके माइक्रो बॉडीज में आते हैं, मीन्स छोटे छोटे वाले ऑर्गेन्स में आते हैं और इनका जो यूनिक फंक्शन है आपको यहाँ पे बता दिया गया। सो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो कौन कौन से थे और उनका क्या क्या मेजर रोल था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेंट्रोसोम्स के बारे में। तो ये आपका जो पार्ट है वो एनिमल सेल्स के लिए स्पेसिफिक कैरेक्टर शो करता है और इसका मेजर का मेजर जो रोल आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है वो सेल डिवीजन के टाइप में। तो सेंट्रोसोम एक आपका स्ट्रक्चर है जो कि डिवाइड होकर के सेंट्रियोल बनाता है, मीन्स दो सेंट्रियोल से मिलकर के। हाँ जी। जी। हाँ जी। प्लांट सेल्स में अलग फंक्शन करेगा और एनिमल सेल्स में अलग फंक्शन करेगा। हाँ। क्या चीज? अच्छा। ठीक है, फुर्सत में हम लोग मामला समझेंगे सनी भाई। हाँ। ओके, अभी टाइम का बहुत क्राइसिस है। जी जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत टाइम है हमारे आपके इंटरेक्शन इंटरेक्ट होने का। आपका ये एक बार 20 तारीख वाला एग्जाम खत्म हो जाए, फिर अगर रहेंगे आप लोग अवेलेबल तो फिर बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, ठीक है? ओके। सो सेंट्रोसोम्स को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो सेंट्रोसोम्स बेसिकली एक आपके एनिमल सेल्स में पाया जाने वाला एक स्पेसिफिक जो पार्ट है, मीन्स ऑर्गेनल्स होता है जो कि स्पेसिफाई करता है एनिमल सेल्स के होने का। और इसकी लोकेशंस जो होती है वो आपसे पूछी जाती है कि इसकी लोकेशंस कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है या फिर आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है या कहाँ पे पाया जाता है। तो इसके लोकेशंस को लेकर के सवाल बनता है। तो इसकी एग्जैक्टली जो लोकेशंस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, नियर टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास में ये पाया जाता है और इसका काम बेसिकली कहाँ पे होता है? आपका सेल के डिवीजन के टाइप में। तो ये जब आपका सेंट्रोसोम डिवाइड होता है तो ये दो सेंट्रियोल बनाता है और ये दोनों जो सेंट्रियोल होते हैं वो सेल्स के दोनों पोल्स पे क्या करते हैं? मूव कर जाते हैं और इन्हीं सेंट्रियोल्स से आपके स्पिंडल फाइबर निकल करके क्रोमोसोम्स का जो काइनेटोकोर होता है वहाँ पे जाकर के क्या करेंगे? बाइंड करेंगे। और बाइंड करने के बाद जब आपका डिवीजन होता है, मीन्स एनाफेज में क्रोमोसोम्स की पुलिंग होती है, तो उसको पुलिंग करने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो सेंट्रोसोम बेसिकली आपके एनिमल सेल से पाया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है और इसकी जो पोजीशंस होती है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, नियर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में।
और ये एनिमल सेल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये दो आपके सेंट्रियोल से मिलकर के बने होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि सेंट्रोसोम जो है वो इज इक्वल टू 2 सेंट्रियोल, और ये सेंट्रियोल जो होते हैं अपने आप में खुद में आपके माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो इनके रेप्लिकेशन से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि सेंट्रोसोम्स का या सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेशन होता है वो कौन से फेज में होता है। तो जिस टाइम पे आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होगा मीन्स एस फेज में, उसी टाइम पे सेम टाइम पे आपका सेंट्रोसोम भी क्या करता है, डिवाइड करता है। तो उसके बाद जब आपका 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं तो वहाँ पे भी उसका क्या होता है, डिवीजन हो जाता है। इसका डिवीजन तो आपका एस फेज में होता है, लेकिन इसका सेपरेशन जो होता है आपका जाकर के एम फेज में होता है। तो ये दोनों सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि सेंट्रोसोम्स का जो डिवीजन होगा वो कौन से फेज में होगा, या आपका जो सेपरेशंस होगा वो कौन से फेज में होगा। तो सेपरेशंस की बात अगर करेगा तो आप एम फेज बताएंगे, और डुप्लीकेशंस की बात अगर करेगा तो आप एस फेज के नाम से बताएंगे, एस फेज बताएंगे। तो सेंट्रियोल्स आर सिलेंड्रिकली स्ट्रक्चर। सेंट्रियोल जो होते हैं वो बेसिकली आपके ऐसे जस्ट लाइक अ सिलेंडर के तरीके से क्या होती है, मीन्स बीच में होलो होगा और साइड से क्या होंगे, सर्कल टाइप के बने हुए होंगे। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, लाइक दैट, इस तरीके से। तो इनका जो स्ट्रक्चर्स होगा वो कैसा होगा, सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है। और ये ट्रिपलेट के 9 प्लेट से मिलकर क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। मतलब कि इनका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो कंपोज्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स ऑफ ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन से बने हुए ऐसे आपके जो तीन 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 मान लीजिए आपके ट्यूबुलिन है, इस तरीके से ऐसे 9 स्ट्रक्चर से मिल करके बेसिकली इनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है सेंट्रियोल का। तो 3 का पेयर होगा, इसे ट्रिपलेट बोलेंगे। और ऐसा स्ट्रक्चर आपको 9 दिखाई देगा तो उसे आप क्या बोलते हैं, 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है कि सेल्स से आपका ये सेंट्रोसोम निकला, सेंट्रोसोम से 2 सेंट्रियोल बने। तो ये देखिए आपका एक पेयर है, मीन्स इसको आप बोलते हैं ट्रिपलेट, राइट। ये 3 स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एक हो गया, बाकी आपका यहाँ पे दूसरा ये 2 हो गया, इसका बाद आपका ये तीसरा 3 हो गया, फिर आपका ये 4 हो गया, फिर आपका ये 5 हो गया, फिर आपका ये 6 हो गया, फिर ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये 9 हो गया। इस तरीके से आपको ये दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से सवाल आपसे बनते हैं कि जो ट्यूबुलिन होते हैं ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली ट्रिपलेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। और एक जो आपका स्ट्रक्चर है वो 3 आपके ट्यूबुलिन्स को मिलके बना हुआ होता है। और ऐसे ही 3 वाले जो पेयर होते हैं वो 9 पेयर मिला करके एक आपके सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे ये बीच में आपके होलो होता है, और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये आपका सेंट्रियोल है, और इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म जो होता है उसे आप सेंट्रोसोम्स के नाम से जानते हैं। इसका लोकेशन बेसिकली साइटोप्लाज्म में है, और न्यूक्लियस के क्या है, नियर बाय में है। इनका मेजर जो आप यहाँ पे इनके डिविजन्स को देख लीजिए कि ये आपके जीवन फेज का आपको स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे आपके 2 हैं। इनका जो रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होगा वो कहाँ पे होगा, एस फेज में। जैसे आएंगे तो ये डुप्लीकेट होकर के डबल बन जाते हैं, लेकिन इनका जो सेग्रीगेशन होगा कहाँ पे होगा, आपका एम फेज में होगा, ये वाले फेज में। तो रेप्लिकेशंस की अगर बात किया जाए मीन्स नंबर इनका डुप्लीकेट कहाँ पे होगा, एस फेज में, और सेपरेशंस कहाँ पे होगा आपका, दैट इज एम फेज में। तो ये आपको स्टेटमेंट ऊपर यहाँ पे दिया गया था, ये वाला और ये वाला, और इसका फिगर आपको यहाँ पे दिखाया गया। तो सेंट्रियोल क्या है और क्या इसका मेजर रोल है और किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर्स होता है ये आपको बताया गया। तो सेंट्रियोल एनिमल कैसेल्स में पाए जाने वाला एक ऑर्गेनेल है जिसका मेजर काम जो है वो बेसिकली सेल डिवीजन के टाइम में, तो आपने अगर देखा है, अभी आप आगे पढ़ेंगे भी, तो ये जब सेल डिवीजन का होना शुरू होता है तो ये आपके जो सेंट्रियोल होते हैं तो अलग अलग पोल्स पे जाकर के क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। तो ये इनसे क्या निकलता है, आपका स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर आकर के जो आपके क्रोमोजोम्स होते हैं, मान लीजिए आपका ये क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर है, तो क्रोमोजोम से पाए जाने वाले सेंट्रोमियर के ऊपर जो बटन लाइक स्ट्रक्चर पाए से आप काइनेटोकोर बोलते हैं, ये आपके स्पिंडल फाइबर आकर काइनेटोकोर से क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं। तो ये इधर से और ये आपका इधर से ऐसे बाइंड करेगा, और फिर इनकी क्या होती है, पुलिंग हो जाती है। एक आपका क्रोमैटिड इधर की तरफ चला जाएगा, दूसरा वाला आपका इधर की तरफ चला जाता है। तो इस काम को करने के लिए सेंट्रियोल की क्या होती है, जरूरत होती है। तो एनिमल सेल्स में सेल डिवीजन के टाइम में इसका बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में। ये आपका लास्ट ऑर्गेन्स होगा सेल ऑर्गेन्स के वाले पोर्शंस में। प्लांट सेल्स में जो पुलिंग होती है वो सेंट्रियोल से नहीं होता, वहाँ पे फोर्स जनरेट होता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनका, और माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके उनका जो एक एंड होता है, मीन्स हेड वाला और टेल वाला, उन पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो उन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से रिपल्सन्स होती है, और उस रिपल्सन्स की वजह से जाकर के वहाँ पे फोर्स जनरेट होता है। तो वहाँ पे कोई सेंट्रियोल नहीं पाए जाते हैं।
और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि प्लांट सेल्स में अगर सेंट्रीओल नहीं है तो वहाँ पे डिवीजन कैसे होता है। तो आप वहाँ पे बताते हैं कि वहाँ पे सेंट्रीओल का जो काम है मीन्स जो रोल होता है वो बेसिकली आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो जाता है, जो कि आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स जो बनते हैं उनमें जो आपके हेड और टेल पार्ट पाए जाते हैं मीन्स रीजन जो होते हैं उन पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होता है, उनके चार्जेस की वजह से वहाँ पे अट्रैक्शन होती है। ओके, तब जाकर के ये काम आपका वहाँ पे परफॉर्म होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस आपका इस सेल ऑर्गेनल्स का लास्ट आखिरी आपका ऑर्गेनल्स होता है, और इसके बारे में आपको जो बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आपके ये आपके पूरे सेल्स को गवर्न करने वाला क्या होता है, ये पार्ट होता है। और ये भी आपका एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती, ये डिसकॉन्टिन्यूस के फॉर्म में पाई जाती है। मतलब यहाँ पे आपको जो मेम्ब्रेन दिखाई देगा न्यूक्लियस का वो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। बीच बीच में क्या होते हैं आपके ऐसे स्पेस होते हैं, और बाकी आपकी क्या होती है डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। तो इन्हीं के डबल मेम्ब्रेन से मीन्स आउटर वाले मेम्ब्रेन से क्या होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से आपका ये क्या होता है लगा हुआ रहता है लाइक दैट, और बाकी आपका इस तरीके से मेम्ब्रेन यहाँ पे बनी हुई रहती है। और ये जो आपके स्पेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इनको आप न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं। इनके इन साइड में जो आपका फ्लूइड भरा होगा उसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इसको आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये इनर मीन्स आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो स्पेस दिखाई दे रहा है ये जो डिसकॉन्टिन्यूअस है, इसका फायदा ये हो जाता है कि यहाँ के जो मटेरियल्स होते हैं न्यूक्लियस के मटेरियल को बाहर जाने के लिए या साइटोप्लाज्म के मटेरियल को अंदर आने के लिए जिस पाथवे की जरूरत होती है वो पाथवे का काम कौन करेगा, दैट इज द न्यूक्लियोपोर। तो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। जिस तरीके से आपने माइटोकॉन्ड्रिया में, जिस तरीके से आपने क्लोरोप्लास्ट में देखा कि उसकी मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस होती है, कहीं पे भी आपका कोई ब्रेकेज नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होती है। यहाँ पे ब्रेकेज पाए जाते हैं, और उन ब्रेकेज को ही उस पोर को या साइड को आप न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं। और ये न्यूक्लियर पोर बेसिकली आपका एक पाथवे का काम करता है जहाँ से न्यूक्लियस से कोई मटेरियल आपका साइटोप्लाज्म में जा सकता है या साइटोप्लाज्म से मटेरियल कोई आपका न्यूक्लियस में आ सकता है। तो न्यूक्लियस के कौन कौन से कंपोनेंट हो जाते हैं आपका, यहाँ पे मैंने बता दिया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। तो देख लेते हैं आपके कौन कौन से कंपोनेंट है। पहला आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, और दूसरा आपका न्यूक्लियर पोर होता है, तीसरा आपके न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, चौथा आपका न्यूक्लियोलस होता है, पांचवा आपका क्रोमोसोम्स होता है। ये इसके इंपॉर्टेंट क्या है, पार्ट हो जाते हैं किसी भी न्यूक्लियस के। तो इन सबका क्या क्या रोल होगा, किस तरीके से ये रोल परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं। तो न्यूक्लियर जो इन्वेलप है मीन्स जो मेम्ब्रेन होती है वो एक तरीके का डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मीन्स डबल मेम्ब्रेन होती है, और ये बैरियर का काम करता है। मतलब सेल्स न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट आउट करने का भी क्या करेगा, काम करेगा। और जो पोर होती है उनकी पोर की साइज लिमिटेड होती है, मीन्स कुछ एरिया होता है, और उस एरिया से सिर्फ उसी साइज के या उससे साइज से कम वाले मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। तो एक तरीके से बैरियर का क्या करते हैं, काम करते हैं। न्यूक्लियर जो पोर होती है वो आपके मेम्ब्रेन पे पाया जाने वाला एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, उसको आप न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और ये न्यूक्लियर पोर जो होती है प्रोटीन्स को, आरएनए को और स्मॉल पोलर एंड चार्ज मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो एक तरीके से ये पुल का काम करता है न्यूक्लियर पोर न्यूक्लियस के मटेरियल को साइटोप्लाज्म में ले जाने के लिए, साइटोप्लाज्म के मटेरियल को न्यूक्लियस में ले जाने के लिए क्या करता है, हेल्प करेगा। इसके बाद आपका न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस के इन साइड में लिक्विड फ्लूइड पाया जाता है, जैसे सेल के अंदर में आपका साइटोप्लाज्म वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये मेंटेन करता है न्यूक्लियस के शेप को, और वहाँ पे आपके इस न्यूक्लियोप्लाज्म में पूरा आपका क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, और उसी न्यूक्लियोप्लाज्म में ही आपको एक रीजन और भी दिखाई देता है, दैट इज द न्यूक्लियोलस, और जिसको आप आरएनए की फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। आपके सेल्स में राइबोसोमल जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियस के इन साइड में पाए जाने वाले न्यूक्लियोलस जो पार्ट होता है उसको आप बोलते हैं साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। तो आरएनए की जो सिंथेसिस होती है और राइबोसोम की जो सिंथेसिस हो रही है वो बेसिकली आपका कहाँ से होगा, न्यूक्लियोलस में होगा ये काम। और न्यूक्लियोलस कहाँ पे पाया जाता है, न्यूक्लियस के इनसाइड में, और उसी न्यूक्लियोप्लाज्म में आपके क्रोमोसोम्स भी क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। तो अगर हम लोग अपनी बात करें तो हमारी बॉडी में दो टाइप के क्रोमोसोम्स आपके पाए जाते हैं। नंबर पहला आपका ऑटोसोम्स और दूसरा आपका सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ऑटोसोम्स जिसे आप सोमैटिक क्रोमोसोम्स के नाम से भी बोलते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम्स जो कि आपके डिटर्मिनेशंस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपकी बॉडी में टोटल
46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स मीन्स 44 आपके क्या हैं, ऑटोसोम्स हैं, मीन्स सोमैटिक स्ट्रक्चर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी जो 1 पेयर मीन्स 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेक्स को डिटरमाइन करने में क्या करते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट थे न्यूक्लियस के, और इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, न्यूक्लियर पोर है। और यहाँ न्यूक्लियर पोर की साइज लिमिटेड होती है, जितना साइज इस मॉलिक्यूल्स का मीन्स इसका पोर का होता है उतने ही पोर के साइज वाले आपके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ क्या हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो न्यूक्लियर पोर बेसिकली आपका एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, इन्वॉल्व होता है, मीन्स मॉलिक्यूल्स को इनसाइड द न्यूक्लियस या आउटसाइड द न्यूक्लियस ले आने का क्या करेगा, काम करेगा। ये जो आपको डेंसर एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसको आप न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं, और ये न्यूक्लियोलस आपका न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, धंसा हुआ रहता है। और यहाँ पे आपके राइबोसोम्स का और आरआरएनए की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। ऐसे एरिया मीन्स वो क्रोमोसोम्स के पार्ट जो कि इस न्यूक्लियोलस के कांटेक्ट में रहते हैं या न्यूक्लियस के टच में रहते हैं, उसको आप NOR के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। NOR भी पूछा जाता है कि क्या होता है। तो जहाँ पे ये न्यूक्लियोलस पाया जाता है और इस न्यूक्लियोलस के संपर्क में मीन्स कांटेक्ट में, टच में जितने भी एरिया आपके आते हैं क्रोमोसोम्स के, उन क्रोमोसोम्स के एरिया को आप NOR के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि ये दोनों जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन की स्पेस को आप बेसिकली पेरी न्यूक्लियर स्पेस के नाम से जानते हैं। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ पे पाया जाता है या किसका पार्ट होता है। जी हाँ, NOR का नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी आपसे पूछा जाता है, और आपसे पूछा जाता है कि इसका क्या मीन होता है। तो मीन इसका ये होता है कि न्यूक्लियोलस जो है वो एक डेंसर एरिया होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाने वाला, और वो डेंसर इसलिए होता है क्योंकि उसके पास ऐसी मशीनरी है जो कि बराबर राइबोसोम्स और आरआरएनए मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, बनाता रहता है। तो जितना एरिया आपका उस न्यूक्लियोलस से क्रोमोसोम्स का क्या होता है, टच में रहता है, मीन्स कॉन्टेक्ट में रहता है, उसको आप न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियोलस को बनाने वाला क्या, मीन्स न्यूक्लियोलस से संपर्क में क्या आपका एरिया है, तो उसको आप NOR के नाम से पूछा जाता है। तो NOR कहाँ पाया जाता है या किसका पार्ट है, ये आपसे सवाल बनता है। तो NOR आपका न्यूक्लियोलस का पार्ट है जो कि न्यूक्लियस के इनसाइड में जो है वो पाया जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपने पूरा देखा कि जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो पूरा फिनिश हो गया, और आपने जाना कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड या डबल मेम्ब्रेन बाउंड या विदाउट मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, किसका क्या क्या आपका फंक्शंस होता है, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैकेनिज्म हैं आपके ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और मेम्ब्रेन का जो कॉन्सेप्ट है उनके लिए डिफरेंट टाइप के जो मॉडल दिए गए वो क्या होते हैं। तो ये सारा सब कुछ अपने सेल बायोलॉजी के अंदर में ये पढ़ लिया। अब हम लोग जो चीज़ डील करेंगे, जो पढ़ेंगे, वो है आपका सेल साइकिल। और इस यूनिट में आपको पढ़ने के लिए दो चीज़ें बची जाती हैं। सेल साइकिल के बारे में आपको पढ़ना बच जाएगा, फिर इसके बाद आपका सेल सिग्नलिंग। तो आज हम लोग पूरा सेल साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है उसको खत्म कर लेंगे, देख लेंगे कि पूरा सेल साइकिल क्या है, सेल डिवीजन क्या है, ये पूरा अभी खत्म हो जाएगा। ओके, सो हाँ जी। नहीं नहीं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड इसका स्ट्रक्चर्स होता है, ट्रिपल मेम्ब्रेन पाई जाती है। मैंने ये बताया कि ट्रिपल जो मेम्ब्रेन मतलब जो तीसरी वाली लेयर होती है वो मेम्ब्रेन आपका बनाता है थैलेक्वाइड को। मेम्ब्रेन जो मतलब वो जो स्ट्रक्चर है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, लेकिन उस डबल मेम्ब्रेन के अलावा वहाँ पे तीसरी मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। तो मैंने आपको स्टेटमेंट ये दिया था कि जितने भी ऑर्गेनेल्स आपके सेल्स में पाए जाते हैं या प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, उनमें से सिर्फ एकलौता क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे तीसरी लेयर भी पाई जाती है। तो इसका मतलब आप, हाँ, वो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ही। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो ट्रिपल मेम्ब्रेन है, लेकिन उसमें तीसरी मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये मैंने आपको स्टेटमेंट दिया, और तीसरा कंपार्टमेंट भी पाया जाता है। बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स आप पढ़ेंगे वहां पे आपको सिर्फ दो कंपार्टमेंट दिखाई देगा, दो सेपरेशन दिखाई देंगे, लेकिन माइट्रो क्लोरोप्लास्ट के केस में आपको वहाँ पे तीन कंपार्टमेंट एंड तीन मेम्ब्रेन भी आपको वहाँ पे दिखाई देती है। ओके,
सो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे सेल साइकिल पे। तो सेल साइकिल बेसिकली आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होता है किसी भी सेल्स के पूरे इंटायर जर्नी को, जब से वो सेल मतलब बॉर्न हुई और तब से लेकर के जब वो पूरा डिवाइड होने के लिए मेच्योर हो रहा है और डिवाइड होकर के फाइनली दो बना दे रहा है। तो एक सेल्स की जो जर्नी है मीन्स एक सेल्स से लेकर के उसका मैचुरेशंस के बाद उसका डिवीजन, तो डिवीजन तक के पूरे इवेंट को एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको आप सेल साइकिल के नाम से जानते हैं। तो सेल साइकिल को बेसिकली हम लोग साइक्लिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके कौन कौन से फेज हो सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। तो सेल साइकिल्स को मेजॉरिटी आप दो फेज में डिवाइड करते हैं। नंबर पहला इंटरफेज, नंबर दूसरा एम फेज। तो इंटरफेज जो होता है उसको आप प्रिपरेटरी फेज के नाम से जानते हैं। इस पूरे फेज में सेल्स क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करने का काम करता है, मतलब जितनी भी उसके अंदर में लैकुना है मीन्स इमेच्योरिटी है वो अपने आप को क्या करेगा, पूरा करेगा। और कंप्लीट करने के बाद अपने आप को रेडी जब बना लेगा कि हाँ नाउ वी आर रेडी टू डिवाइड, तब ये वाली सेल्स क्या करेगी, दूसरे फेज में इंटर कर जाती है, जिसको आप बोलते हैं दैट इज द एम फेज या माइटोटिक फेज के नाम से जानते हैं। तो इंटरफेज आपका एक प्रिपरेटरी फेज होता है जिसमें तीन सब फेजेस होते हैं जिनका सीक्वेंस G1 है, S है और G2 है, जहाँ पे G स्टैंड करता है गैप मीन्स यहाँ पे गैप फेज होता है, और S स्टैंड करता है दैट इज द सिंथेसिस। तो S फॉर सिंथेसिस एंड G फॉर गैप, तो गैप फेज फर्स्ट एंड गैप फेज सेकेंड एंड S फॉर सिंथेसिस। तो ये तीन जो सब फेजेस हैं वो आपके इंटरफेस के पार्ट हैं। और कोई भी सेल्स हो, चाहे वो प्लांट सेल्स हो चाहे वो एनिमल सेल्स हो, सारे सेल्स के जो सेल साइकिल का पार्ट होता है वो सेम यही होता है। तो इंटरफेस बेसिकली आपका प्रिपरेटरी फेज है जिसके फर्दर तीन सब फेजेस होते हैं। अलग अलग सब फेजेस में अलग अलग इवेंट होंगे और इनका क्या रोल होगा वो भी हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। एम फेज जो होता है मीन्स इंटरफेज के कंप्लीट हो जाने के बाद जो एक्चुअल डिवीजन वाली जो फेज आती है वो क्या है, दैट इज द एम फेज, और ये एम का मीन है दैट इज द माइटोटिक फेज से लिया गया है। तो एम फेज फर्दर दो सब पार्ट में डिवाइड होता है, एक आपका कैरियोकाइनेसिस, दूसरा आपका क्या होता है दैट इज द साइटोकाइनेसिस। तो एक बार आपका पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और दूसरा आपका क्या होगा दैट इज द साइटोकाइनेसिस मीन सेल का डिवीजन होगा। तो जिसको आपने यहाँ पे देखा कि एक को आप माइटोसिस बोलते हैं, दूसरे को आप साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो माइटोसिस जो होती है वो फर्दर फिर से चार फेजेस में डिवाइड की जाती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा दे दिया गया है प्रो मेटाफेज के नाम से, मतलब मेटाफेज के पहले वाला, या लेट प्रोफेज के नाम से भी आप इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से एक सेल साइकिल में, सेल साइकिल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि एक सेल की जो जर्नी है मीन्स एक सेल से लेकर के पूरा इसको मेच्योर होने तक में और पूरा का पूरा कंप्लीट होकर के एक सेल से क्या बनाए, दो सेल्स यहाँ पे ये बना दे, तो इसको आप क्या बोलते हैं दैट इज द सेल का लाइफ साइकिल। तो इसी लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं और अलग अलग पार्ट को यहाँ पे दिखा देते हैं। तो जो पॉसिबल सवाल आपसे यहाँ से बन सकता है हम लोग उस पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो ये आपको जो डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सेल साइकिल का है, और सेल साइकिल्स के सीक्वेंस से लेकर के आपको बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि कौन कौन से करेक्ट ऑर्डर है या किसके बाद कौन सा फेज आपको पाया जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो आपके सेल्स की स्टार्टिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है, यहाँ से, मतलब जो आपका सेल का साइकिल का स्टार्टिंग होगा वो यहाँ से लेकर के स्टार्ट होगा। तो ये वाली जो फेज आपकी दिखाई देती है यहाँ से लेकर के पूरा आप ये वाला जो फेज यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है, इसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द इंटरफेज के नाम से जानते हैं, राइट। ये वाला पूरा फेज जहाँ तक मैंने एरो दिखाया। और दूसरा आपका जो ये वाला फेज आ जाता है उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द माइटोटिक फेज या एम फेज के नाम से जानते हैं। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। और इसमें आपके माइटोटिक फेज में दो फेजेस होती हैं, एक में आपका डिवीजन होगा मीन्स न्यूक्लियस का, जिसको आप कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। दूसरा वाले पार्ट में क्या होगा, आपका साइटोकाइनेसिस होगा, जहाँ पे साइटोप्लाज्म का क्या होता है, डिवीजन होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे दो सेल्स क्या होती हैं, बन जाती हैं। तो ये पूरा आपका सेल का एक जो लाइफ है मीन्स जो सेल की पूरी इवेंट हो रही है एक सेल से दो सेल्स को बनाने के लिए, उस इवेंट में कौन कौन से पार्ट आते हैं, कौन कौन से फेज आते हैं, उन्हीं को यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट आपको किया जा रहा है। तो पहला जो फेज है दैट इज आपका ग्रोथ फेज वन मीन्स सॉरी गैप फेज वन। तो ये आप इसके जो एरिया है, इनके एरिया के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि पूरे सेल के साइकिल में सबसे जो लॉन्गेस्ट फेज आपका होता है वो कौन सा होगा, दैट इज द G1 होगा। इसका ऑर्डर भी आप यहाँ पे देख लीजिए, ड्यूरेशंस के बेसिस पे G1 सबसे ज़्यादा लॉन्ग होगा, फिर इसके बाद आपका S होगा, फिर इसके बाद आपका G2 होगा और फिर इसके बाद क्या होगा, आपका M होगा। ये इसका करेक्ट ऑर्डर भी है और ये इसका आपका ड्यूरेशंस के बेसिस पे भी क्या है, आपका ऑर्डर है। तो सबसे शॉर्टेस्ट जो फेज होगा वो कौन सा होगा, दैट इज द एम फेज होगा।
सबसे लॉन्गेस्ट जो फेज़ होगा दैट इज़ द G1 फेज़ होगा। और यही इनका क्या होता है करेक्ट सीक्वेंस भी होता है, मीन्स पहले आपका G1 होगा, फिर इसके बाद आपका S होगा, फिर आपके इसके बाद G2 होगा, फिर इसके बाद क्या होगा आपका M होगा। तो कभी-कभी आपको ये ऑर्डर बना करके भी दे देता है कि करेक्ट सेल साइकिल्स के इवेंट को का जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या है। तो आपको यहाँ पे कुछ मिसिंग करेगा, हो सकता है S को पहले रख दे, G को बाद में रखे, या M को पहले रखे, S को इस तरीके से रखे, तो इस तरीके से आपको रीअरेंज कर देता है। तो आप इसको हमेशा अच्छे से याद रखिएगा, G1, S, G2 एंड M ये आपके करेक्ट क्या है ऑर्डर है। और यही सेम ऑर्डर फॉलो होता है आपके टाइम ड्यूरेशंस के लिए भी, शॉर्ट फेज एंड लॉन्ग फेज। टिपिकली मान लीजिए कि अगर आपका कोई एक एनिमल सेल्स है, कोई यूकेरियोटिक सेल्स है, और अगर वो 24 आवर्स में वो एक सेल्स से दो सेल्स क्या करता है अगर बनाता है मान लीजिए, तो यहाँ पे इस 24 आवर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो G1 फेज के लिए लगभग 11 से 12 घंटा जाता है, आवर्स जाता है। बाकी एस फेज के लिए लगभग आपका 8 से 7 घंटा जाता, सॉरी 7 से 8 घंटा 8 आवर्स जाते हैं। और इसके बाद आपका G2 फेज के लिए लगभग नियरली आपका 4 आवर्स के आसपास जाता है। और आपका जो एम फेज होता है इसके लिए सिर्फ 1 आवर जाता है। तो इस तरीके से 24 घंटे का डिस्ट्रीब्यूशन सेल साइकिल्स में इस तरीके से किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा आपका टाइम ड्यूरेशन लेने वाला होगा वो G1 फेज होगा, उसके बाद आपका आएगा दैट इज द एस फेज आएगा, उसके बाद आपका कौन आएगा फिर G2 फेज आएगा, फिर इसके बाद लास्ट में कौन आ जाएगा आपका एम फेज आ जाएगा। तो यहाँ से सवाल आपसे बनते हैं कि आपके इस सेल साइकिल में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फेज या सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट फेज कौन सा होता है। और उसका आपको ऑर्डर भी बना करके दे दिया मैंने। तो यहाँ पे आप ऑर्डर भी याद रख लीजिए, और यहाँ पे जो ड्यूरेशंस है उनको घंटे में भी रिप्रेजेंट कर दिया कि हाँ कितना कितना घंटे का हो सकता है। अगर कोई सेल्स आपकी 24 घंटे की अगर है तो लगभग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किसी भी सेल्स का जो उसका ड्यूरेशंस होगा उसका लगभग 50% जो टाइम है ड्यूरेशंस है वो अकेला सिर्फ जीवन लेके बैठ जा रहा है। 24 घंटे का साइकिल है तो 12 घंटा अकेला यहीं पे लग जाए 50%। तो ये वाला जो फेज होता है बहुत ही ज़्यादा क्या है आपका टाइम टेकन होता है, क्योंकि सारी की सारी प्रिपरेशन सेल्स को यहीं पे ही करनी होती है। तब हम इसको रफ करने जा रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 11 से मतलब 12 घंटा, 8 घंटा, 4 घंटा, 1 घंटा। आप ऐसे भी देखेंगे तो ये 4 के मल्टीप्लाई में ये बड़ा अच्छा आपके पास लॉजिक है याद करने के लिए। तो यहाँ पे 1 है, फिर इसके बाद आपके 4 है, फिर आपका यहाँ पे क्या है 8 है, फिर इसके बाद क्या है आपका 12 है। ये आपका इस तरीके से 4-4 के इंटरवल पे सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। 12 घंटा, 8 घंटा, 4 घंटा और 1 घंटा। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं इसके नीचे भी लिख दे रहा हूँ कि ये 12 घंटा लगेगा, ये आपका फिर 8 घंटा लगेगा, ये फिर आपका 4 घंटा लगेगा, ये फिर आपका 1 घंटा लगेगा। तो इनका इनका कॉम्बिनेशन आप अच्छे से बना लीजिएगा। अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ और नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे कि क्या है। और नेक्स्ट यहाँ पे आपसे सेल साइकिल में जो चेक पॉइंट होते हैं उससे भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि पूरे सेल साइकिल में कितने चेक पॉइंट पाए जा सकते हैं, कौन कौन से लोकेशंस पे चेक पॉइंट पाया जाता है, किसका क्या काम होता है। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि चेक पॉइंट बेसिकली है क्या चीज़ और किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं। तो पूरे सेल साइकिल में आपके बेसिकली 3 चेक पॉइंट क्या होते हैं पाए जाते हैं। कौन कौन से जगह पर चेक पॉइंट आपका पाया जाएगा और क्या क्या उसका नाम होगा, ये यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। तो जो इंटरफेज का पहला वाला फेज है आपका मीन्स G1 फेज है, इस G1 फेज के सबसे लास्ट में मीन्स जहाँ पे आपका G1 फेज अब खत्म होकर के S फेज में जाने वाला होगा, यहाँ पे आपके क्या होते हैं चेक पॉइंट पाए जाते हैं। और इनका काम बेसिकली यही होता है कि इस G1 फेज में जो भी आपके इवेंट या जो भी प्रोसेस होने वाले थे, क्या वो प्रोसेस प्रॉपर तरीके से हुई है या नहीं हुई है, इसी चीज़ को मेंटेन करने का और चेकआउट करने का काम करता है G1 चेक पॉइंट। और अगर यहाँ पे काम प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ होता तो उसको आप ये वाले जो चेक पॉइंट होते हैं उनको भेज देता है कहाँ पे G0 फेज में, जिसको आप रेस्टिंग फेज या एक तरीके से क्वेश्चन फेज के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ पे सेल्स जाती है और अपने आप को फिर से रिज्यूम करती है G1 फेज के लिए, जा करके वहाँ पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेगा, तब फिर से क्या करेगा आपका मूव ऑन करेगा जा करने के लिए S फेज में। तो इस तरीके से G1 फेज पे आपके जो एंड पॉइंट होंगे वहाँ पे आपका चेक पॉइंट पाया जाता है। S फेज में कोई भी चेक पॉइंट आपका नहीं होता है। S फेज के पहले और S फेज के बाद ये दोनों जगह पे आपको चेक पॉइंट पाए जाते हैं। दूसरा वाला जो चेक पॉइंट आपका पाया जाएगा वो G2 चेक पॉइंट से आप बोलते हैं। तो जहाँ पे आपका G2 फेज खत्म होकर के आपके M फेज में एंटर करने वाला होगा, वहाँ पे आपका चेक पॉइंट क्या होता है पाया जाता है।
और इनका काम बेसिकली यही होता है कि ये सेल का जो डीएनए का सिंथेसिस हुआ है, ये डीएनए की सिंथेसिस प्रॉपर हुई है कि नहीं, जो सेल्स यहाँ पर आई हैं उन सेल्स में जो ये काम आपका G2 फेज में होने वाला था वो सारा का सारा काम प्रॉपरली हो चुका है कि नहीं। अगर हुआ होगा फिर तो ये अलाउ करेंगे जाने के लिए एम फेज में, और अगर नहीं हुआ होगा तो ये फिर से क्या करेगा, इसको रिवर्स कर देता है कि जाकर के पहले आप अपने पूरा काम को कंप्लीट कीजिए, फिर आप यहाँ पर आएंगे। और इसके बाद आपका नेक्स्ट नेक्स्ट और तीसरा जो होगा आपका चेक पॉइंट, दैट इज द थर्ड वाला, मीन्स आपका एम फेज पे, ये आपका है सेकेंड मीन्स G2 फेज पे, और ये आपका फर्स्ट मीन्स G1 फेज पे। तो ये जो आपके एम फेज वाले होते हैं यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि हाँ जो कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस है वो प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है, जो आपके क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन होना था वो सेपरेट आउट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कोई नॉन डिग्नेशन तो नहीं हो गया, ये सारी चीज़ों को चेकआउट करने का काम करता है आपका यहाँ पे थर्ड चेक पॉइंट। तो ये चेक पॉइंट जो होते हैं वो बेसिकली दो कंपोनेंट से मिलकर के बनते हैं, एक तो बनता है आपका साइक्लिन प्रोटीन से, और एक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो कि एंजाइम होता है उससे। ये दोनों जो कंपोनेंट्स होते हैं मीन्स साइक्लिन और सी डी के, तो सी डी के फुल फॉर्म मैंने आपको बताया साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो कि एक एंजाइम्स होते हैं, और एक आपका क्या होता है प्रोटीन जिसका नाम है साइक्लिन। ये दोनों आपके रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, चेक पॉइंट के। अलग अलग चेक पॉइंट पे अलग अलग सी डी के और साइक्लिन का क्या होता है कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं। आपसे एग्जाम में तो पॉसिबिलिटी नहीं है पूछे जाने की, सी एस आई आर के एग्जाम में ये सवाल बड़ा ही अच्छे तरीके से पूछता है, और सी एस आई आर के लिए सेल साइकिल बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं इन चेक पॉइंट को लेकर के, सी डी के और साइक्लिन के कॉम्बिनेशंस को लेकर के। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कौन कौन से सी डी के और कौन कौन से साइक्लिन कौन कौन से फेज में हैं, यहाँ पे नाम आपका यहाँ पे लिख रखा है कि अगर आप G1 फेज में हैं तो कौन सा सी डी के और साइक्लिन पाया जाएगा, G2 फेज में होंगे तो कौन सा पाया जाएगा, और एस फेज में होंगे तो कौन सा पाया जाएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। आपको जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये कि नंबर ऑफ चेक पॉइंट्स कितने होते हैं, कौन कौन से फेज पे चेक पॉइंट्स पाए जा सकते हैं। तो आप याद रखेंगे कि सिर्फ जो सिंथेसिस वाली फेज होती है मीन्स डीएनए का रेप्लिकेशन जहाँ पे हो रहा होता है उस वाले फेज पे कोई भी आपका चेक पॉइंट नहीं पाया जाता, बाकी सब जगह आपके चेक पॉइंट क्या होते हैं पाए जाते हैं। मतलब G1 फेज पे, G2 फेज पे और एम फेज पे, इन सभी जगह पे चेक पॉइंट्स आपके पाए जाते हैं। और चेक पॉइंट्स पे इन्वॉल्व होने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके दो कंपोनेंट हैं, एक आपका साइक्लिन है जो कि एक प्रोटीन होती है, और दूसरा उस प्रोटीन पे काम करने वाला जो एंजाइम है जिसका नाम है सी डी के, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, जो कि एक एंजाइम है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका जो चेक पॉइंट होती है वो रेगुलेट होती है। तो सेल साइकिल में इंटरफेस क्या होता है, एम फेज क्या होते हैं, इंटरफेस के कौन कौन से पार्ट हैं, एम फेज के कौन कौन से पार्ट हैं, कौन सा फेज सबसे लॉन्गेस्ट होगा, हाँ जी। हम्म। G2S चेक पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो एस फेज के मतलब एस फेज के जो प्रोसेस हो रही हैं, एस फेज से G2 फेज में जाने के लिए जो कंपोनेंट्स जा रहा है उस पे वहां पे वो चेक पॉइंट पे काम कर रहा है। ओके। ओके तो सर, नहीं नहीं वो वही है, ये जो सेल साइकिल के फेजेस है ना। जी हाँ। लास्ट जो G2 वाला चेक पॉइंट होता है उसका काम होता है कि जो एस फेज में जो सिंथेसिस हो रही थी वो प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है, डीएनए का अमाउंट कंटेंट डबल हुआ है कि नहीं हुआ है, सेग्रीगेशन हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये सारा का सारा जो काम आपको चेक करने का होगा वो कौन करेगा, दैट इज द आपका जो G2 फेज पे चेक पॉइंट होगा वो। ओके। तो यहाँ पर आपने देखा कि सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल के कौन से फेजेस होते हैं, और इसके बाद सबसे लॉन्गेस्ट सबसे शॉर्टेस्ट क्या होता है, चेक पॉइंट कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट है, ये सारा सब कुछ आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे सेल डिवीजन पे। तो सेल डिवीजन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में बेसिकली दो तरीके का होता है, और एक आपका जैसा कि नाम है माइटोसिस, और दूसरा जिसको आप बोलते हैं मियोसिस। तो माइटोसिस सेल डिविजन्स को बेसिकली आप कई और नाम से भी जानते हैं। तो पहले उनका यहाँ पे हम लोग ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं और आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए कि इसका एक्चुअल में मीन क्या होता है। तो माइटोसिस जो सेल डिवीजन होती है उसको आप सॉरी, ये क्या हो गया। ओके। सो माइटोसिस जो सेल डिवीजन होती है वो बेसिकली आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा है।
ओके, माइटोसिस सेल डिवीजन को आप सोमैटिक सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं और आप इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। तो सोमैटिक इसलिए क्योंकि ये सोमैटिक सेल्स में पाई जाती है, और इक्वेशनल इसलिए क्योंकि यहाँ पे डॉटर सेल्स में और जो इनके पेरेंटल सेल्स होते हैं उन दोनों सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेम सेम होते हैं। दैट इज़ वाई आप इनको कुछ और नाम से भी जानते हैं। तो माइटोसिस जो कि सोमैटिक सेल्स में होती हैं, सोमैटिक सेल्स वो जो कि स्ट्रक्चर्स में पार्टिसिपेट करती हैं। चूँकि यहाँ पे जो आपके पेरेंटल सेल्स होती हैं और जो आपके यहाँ पे डॉटर सेल्स होती हैं, इन दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट इज़ वाई आप इसे इक्वेशनल सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपका स्टार्ट क्या होगा कि एक सेल्स से फाइनली आपके दो सेल्स बन जाते हैं। सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। सेल डिवीजन के पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए के कंटेंट आपके दो बनेंगे, फिर इसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होकर के दो सेल्स क्या होंगे, बन जाएंगे। ये आपको एक रफ आइडिया दिया जा रहा है कि किस तरीके से आपके, ये आज लैपटॉप को हो क्या रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि माइटोसिस जो होगी उसके जो आपका एक रे डायग्राम है वो क्या है। तो एक सेल्स से फाइनली दो सेल्स का बनना, और दोनों सेल्स में मीन्स ये जो डॉटर सेल्स आपकी बन रही हैं, इन दोनों सेल्स में आपके पेरेंटल सेल्स के जैसा ही क्रोमोसोम नंबर रहना। अगर यहाँ पे आपका 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स था तो यहाँ पे दोनों जो सेल्स बनेंगी उन दोनों सेल्स में भी आपका 2n और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होगा, वो पाया जाएगा। यहाँ पे आपका एक बार ही सेल का डिवीजन होता है और एक बार ही क्या होता है, आपका रेप्लिकेशंस भी होते हैं। मियोसिस को आप रिडक्शनल सेल डिवीजन या जर्म सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये आपके जो सेल्स जर्मिनेशंस में मीन्स रिप्रोडक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं, जिनको आप जर्म सेल्स के नाम से जानते हैं, उन सेल्स में पाया जाने वाला आपका डिवीजन होता है। चूँकि यहाँ पे आपके जो पेरेंटल सेल्स होती हैं, इनसे बनने वाले जो आपके डॉटर सेल्स होती हैं, इन चारों सेल्स में मीन्स डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ जो क्रोमोजोम्स होता है पेरेंटल से जस्ट आपका हाफ हो जाता है। तो मान लीजिए पेरेंटल के पास आपका क्रोमोजोम नंबर 2n था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएगा, हा मीन्स n हो जाएगा। दैट इज़ वाई आप इसे रिडक्शनल सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम्स के नंबर में रिडक्शन हो गया, मीन्स कमी हुआ। दैट इज़ वाई आप इसे रिडक्शनल सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। तो रिडक्शनल एंड इक्वेशनल, ये कभी कभी आपसे एग्जाम में सवाल पूछा है, इक्वेशनल या इक्वलिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से सवाल आपसे बन के आता है। तो माइटोसिस जो कि सोमैटिक सेल्स में होता है, वहाँ पे पेरेंटल सेल्स और डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। मियोसिस जो कि आपका जर्म सेल्स में होता है, और यहाँ पे एक सेल्स से चार सेल्स बनते हैं, जबकि यहाँ पे एक सेल्स से दो सेल्स बनेंगे। तो ये आपकी जो पेरेंटल सेल्स आपको दिखाई दे रही है, मान लीजिए कि आपका ये P है मीन्स पेरेंटल है, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n थे। तो ये आपके जो चारों सेल्स बनेंगी, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, डॉटर सेल्स मीन्स D सेल्स कहलाएंगी। और इन D सेल्स के बाद जो क्रोमोसोम का नंबर होगा क्या होगा, आपका n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। और यहाँ पे आपको जो डिवीजन होती है वो दो टाइम पे होती है, जिसको आप डिवीजन फर्स्ट मींस मियोसिस फर्स्ट और डिवीजन सेकंड मींस मियोसिस सेकंड के नाम से जानते हैं। ध्यान देने वाली बात आपको ये है कि यहाँ पे डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा वो सिर्फ एक बार, डिवीजन जो होगा आपको 2 टाइम्स होता है। और यहाँ पे आपका एक बार डिवीजन और एक बार रेप्लिकेशन होगा। तो मियोसिस जो फर्स्ट होती है वहाँ पर आपका क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद जो मियोसिस सेकंड होती है वो जस्ट सिमिलर होती है किसके, दैट इज द माइटोसिस के। तो माइटोसिस जैसा जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पेरेंटल और डॉटर में दोनों सिमिलरिटी होती है, उसी तरीके से मियोसिस में फर्स्ट डिवीजन के बाद जो बनने वाली जो सेल्स होती हैं, जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपका यहाँ पे होगा उतने सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको यहाँ पे भी दिखाई दे जाएगा, दोनों क्रोमोसोम्स मीन्स दोनों आपके उसमें। तो इस तरीके से पहला वाला जो डिवीजन होता है वहीं पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जस्ट हाफ हो जाते हैं। दूसरा वाला जो डिवीजन चलेगा मियोसिस का, वो एकदम एज इट इज सेम होता है माइटोसिस के डिवीजन के जैसा ही। तो ये आपका एक नॉर्मल डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस के ग्राफिकल फॉर्म में, कि किस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि मियोसिस क्या है और माइटोसिस क्या है। तो आपने यहाँ पे जाना कि मियोसिस बेसिकली एक ऐसा सेल डिवीजन का टाइप है जहाँ पे एक सेल्स से चार सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और पेरेंटल सेल्स से और डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट हाफ हो जाते हैं। पेरेंटल सेल्स के पास अगर आपका क्रोमोसोम्स का नंबर अगर 40 रहा है तो उनके जो डॉटर सेल्स बनेंगे वहाँ पे 20 आ जाएंगे। तो 2n से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाता है। मियोसिस में आपका यहाँ पे दो फेज में आपके डिवीजन होते हैं, मीन्स अब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, जबकि माइटोसिस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप मियोसिस को रिडक्शनल सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं।
इसके बाद यहाँ पे कुछ इसके इवेंट को हम लोग क्रोमोसोम के नंबर के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे देख लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें आपको देख के समझ में आ सकती हैं। कोशिश रहेगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो मान लीजिए कि आपका एक सेल्स है जो कि सेल डिवीजन में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पर आपको क्रोमोसोम्स दिखाए जा रहे हैं जिनका नंबर 4 है। 2 आपके ब्लू वाले हैं, 2 आपके पर्पल मीन्स ऑरेंज वाले हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे माइटोसिस को देखेंगे कि कैसे होकर के जा रहा है। तो क्रोमोसोम्स का क्या होगा, आपका यहाँ पे डुप्लीकेशंस होगा। तो जो आपके ये क्रोमैटिड्स आपको सिंगल दिखाई दे रहे थे, अब आपको ये डबल डबल के फॉर्म में दिखाई देने शुरू कर गए। यहाँ पे आपको दिख सकता है कि ये होमोलॉगस पेयर के फॉर्म में है। ऐसे क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स को हम होमोलॉगस पेयर के फॉर्म में बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी जबकि यहाँ पे आपको सिंगल क्रोमैटिड्स दिखाई दे रहा था, यहाँ पे डबल क्रोमैटिड्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्रो फेज में आपको ये फेज दिखाई दे रहा है। मेटा फेज पे क्या होगा कि सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स होंगे वो इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या होंगे, आकर के अलाइंड हो जाएंगे। आप इसको अगर ऐसे रोटेट करा लीजिएगा तो अच्छे समझ में आएगा। ये वाला पोल आपका ऊपर हो जाएगा और ये आपके नीचे हो जाएंगे और आपके क्रोमोसोम्स ऐसे हो जाएंगे। आप इसको ऐसे भी समझेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेटाफेज का मतलब हो जाता है कि क्रोमोसोम्स हाईली कंडेंस हो जाते हैं, प्रॉपर तरीके से विजुअल हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पे विजुअल आपको स्टार्टिंग से ही दिखाया जा रहा है ताकि आपको समझ में आए कि हाँ क्या चीज़ें हो रही हैं। तो मेटाफेज वो फेज होता है जहाँ पे क्रोमोसोम्स अच्छे तरीके से अलाइंड हो जाते हैं किसी भी सेल्स के पूरे इक्वेटोरियल प्लेट पे और अलाइंड होकर के आपके जो सेंट्रियोल होता है वो स्पिंडल फाइबर को निकालता है, मीन्स रिलीज करेगा। और ये स्पिंडल फाइबर जाकर इसके स्ट्रक्चर्स को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि मान लीजिए आपका अगर ये क्रोमोसोम्स है और इस क्रोमोसोम्स का ये क्या है, आपका सेंट्रोमियर है और ये इसके क्या है, क्रोमेटिड्स हैं, राइट। तो इस सेंट्रोमियर पे आपका यहाँ पे दोनों साइड्स में एक बटन लाइक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है जिसको आप बोलते हैं दैट इज अ काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर, इस तरीके से। और इसी काइनेटोकोर्स से मतलब ये इधर ही पाया जाएगा, इधर ही पाया जाएगा। इसी काइनेटोकोर्स से जो आपके स्पिंडल फाइबर जिसको कि सेंट्रियोल क्या करता है, बनाता है, तो ये स्पिंडल फाइबर जाकर क्या करते हैं, इस पर बाइंड कर जाते हैं। एक आपका इधर से और एक आपका मान लीजिए अगर एंटीपोल होगा तो उधर से बाइंड करेगा। और यही आपका जो काइनेटोकोर होता है, इस काइनेटोकोर से सेंट्रियोल से निकलने वाले जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो जाकर के बाइंड करते हैं और ये बाइंड करने वाले उसको क्या करेंगे, पुलिंग करने का काम करेंगे। तो मेटाफेज पे पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम्स होगा क्या करेगा, जाकर के अलाइंड हो जाता है। और इस फेज पे क्रोमोसोम्स आपका सबसे ज़्यादा हाईली कंडेंस और अच्छे तरीके से विजिबल दिखाई देता है। किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो कैरियोटाइपिंग की जाती है, मीन्स उनके क्रोमोसोम्स को साइज के ऑर्डर पे जो अरेंज करके दिखाया जाता है ग्राफ मतलब पेपर पे, उसको बेसिकली आपके सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं मेटाफेज के लिए जाते हैं। तो जब कभी भी आपको ऐसा सवाल बने कि क्रोमोसोम्स की स्टडी करने के लिए, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए सेल साइकिल के कौन से फेज के क्रोमोसोम्स से लिया गया है, तो आप वहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे, दैट इज द मेटाफेज। क्योंकि मेटाफेज ऐसा फेज होता है जहाँ पे आपका क्रोमोसोम सबसे हाईली कंडेंस फॉर्म में दिखाई दे जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज द एनाफेज। और एनाफेज जो होता है वो एक्चुअल क्रोमोसोम्स के सेपरेशंस का फेज माना जाता है। ये आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। ये फेज है क्रोमोसोम्स के अलाइंड होने का और मैक्सिमम विजिबिलिटी दिखाने का। ये फेज है सेपरेशंस का, मतलब जहाँ पे आपके क्रोमोसोम्स में पाए जाने वाले जो क्रोमेटिड्स हैं अब वो क्या हो रहे हैं, सेपरेट आउट हो रहे हैं। मतलब इनकी पुलिंग हो जाएगी, ये वाला पोर्शन यहाँ चला जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पे चला जाएगा। तो सिंगल आपका क्रोमेटिड्स यहाँ पे, सिंगल क्रोमेटिड्स आपका यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो इस तरीके से इनका दोनों पोल की तरफ मूव कर जाने की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होता है, आपका एनाफेज में होता है। टीलोफेज में बेसिकली क्या होते हैं कि फिर से ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आपके बाकी जो ऑर्गेनेल्स आपके डिसअपियर हो चुके होते हैं प्रोफेज में, वो फिर से आपके रीअपियर हो जाते हैं। और जो सेपरेट किए हुए क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंट्रलाइज हो जाते हैं दोनों पोल्स पे, ताकि अब जा करके पूरा प्रॉपर आपका जो सेल्स है वो दो पार्ट में अब अच्छे से डिवाइड हो चुका हो। और इसके जस्ट बाद आपका साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होनी स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन शो करके पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म दो पार्ट में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एनाफेज जाना जाता है बेस्ट फॉर द दैट इज द एक्चुअल साइट या एक्चुअल फेज ऑफ द सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स फ्रॉम क्रोमोसोम्स। और मेटाफेज जाना जाता है फॉर द मैक्सिमम विजिबिलिटी के लिए। और प्रोफेज जो होता है वो आपको माना जाता है कि क्रोमोसोम्स के कंडेंसेशन की प्रोसेस को स्टार्ट होने के लिए। तो
इस तरीके से इनके फेजेस का क्या है यहाँ पे मीन होता है। तो अल्टीमेटली आपका टीलोफेज के बाद और साइटोकाइनेसिस जब होगी तो यहाँ पे आपके क्या होंगे, 2 सेल्स बन जाएँगे। तो जिस तरीके से सेल्स आप लेकर के चले थे, आप यहाँ पे ये वाली सेल्स अगर आप पहला मान लीजिए और ये आपका मान लीजिए आखिरी वाला स्टेप है, तो इसके आप सेल्स के अंदर में देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सिमिलरली आपको वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा था। तो क्रोमोसोम्स के चूँकि नंबर में कोई चेंजेस नहीं आया, यहाँ पे भी 2n बराबर 4 था, तो यहाँ पे भी आपको 2n बराबर 4 ही आया दिखाई दे रहा है आपको। तो दैट इज़ वाई आप इसको इक्वेशनल डिवीजन या माइटोसिस के नाम से जानते हैं। अब अगर हम लोग देखेंगे मियोसिस की तरफ, तो मियोसिस में थोड़ा सा लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड प्रोसेस होती है। तो मियोसिस फर्स्ट में पाए जाने वाले जितने भी फेजेस होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन सब के आगे क्या लगा होगा, आपका फर्स्ट लगा होगा। और फर्स्ट वाला ही जो डिवीजन होता है वो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि सेकंड वाला एज इट इज जैसा कि आपने माइटोसिस में देखा है वैसे ही एकदम एग्जैक्टली होता है। तो प्रोफेज मतलब मियोसिस फर्स्ट को ही समझना है और इसमें ही आपसे सवाल बनते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस होती है, ये सारा चीज़ यहाँ से पूछा जाता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे इसके ग्राफ को देखेंगे कि क्या क्या इवेंट हो रहा है। फिर इसके बाद जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जैसे टेट्राड फॉर्मेशंस कहाँ पे होगा, सिनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशंस कहाँ पे होगा, काइजमेटा फॉर्मेशंस कहाँ पे होगा, रिकॉम्बिनेशंस कहाँ पे होगा, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होगी, साइनोप्सिस कहाँ पे होगी, ये सारे जो इवेंट होते हैं वो सब के सब मियोसिस फर्स्ट में आपके पाए जाते हैं और इनसे ही सवाल आपका बनता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो ये सेल्स है अगर माइटोसिस के बाद मियोसिस में किस तरीके से आपका इसका अरेंजमेंट होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर आप इधर तरफ मूव करेंगे तो ये माइटोसिस प्रोसेस हो रही है। तो क्रोमोसोम्स का क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम्स थे अब डुप्लीकेट होकर के आपके क्रोमेटिड्स बना लिए हैं। तो यहाँ पर आपको क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस दिखाई जा रही है। इस वाले माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, कोई जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आते। यहाँ पे आपके जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रॉसिंग ओवर वैसे बेसिकली किसके किसके बीच में हो सकता है। अगर मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बना दूँ तो सपोज कि आपका ये होमोलॉगस, वेरी गुड। तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है, तो आप यहाँ मान लीजिए कि आपकी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के ये वाले जो क्रोमेटिड्स कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, दैट इज द सिस्टर क्रोमेटिड्स। और ये आपस में दोनों जो कहलाएंगे क्या कहलाएंगे, दैट इज द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। ये आप लोगों को वीडियो बना करके जेनेटिक्स में पढ़ा चुका हूँ। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो वीडियो को जा करके देखें और अच्छे से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि डुप्लीकेशन होने के बाद यहाँ पे क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हुई, फिर इसके बाद जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंजेस हो रहा है, मीन्स यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हो रही है। और यहाँ पे जब ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है और ये क्रोमेटिड्स इस तरीके से पेयर के फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, जिसको आप टेट्राड के बारे में भी बोलते हैं, मीन्स टेट्राड फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। तो जब आपकी होमोलॉगस क्रोमोसोम जैसे ये दिखाई दे रहा है इस तरीके से, जब ये पेयर के फॉर्म में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको टेट्राड मीन्स 4 दिखाई देने लगते हैं। टेट्राड या इसको डाईवेलेंट के नाम से भी जाना जाता है, डाईवेलेंट। तो ये आपका यहाँ पे बनेगा। फिर इसके बाद ये पूरा प्रोफेज के बाद आपका आएगा मेटाफेज। तो मेटाफेज पे सारे के सारे क्रोमोसोम्स क्या होंगे, इनको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। प्रोफेज के बारे में सारे के सारे इवेंट जो होंगे पहले आप इसको देख लीजिए। तो प्रोफेज के बाद आपका जो क्रोमोसोम्स होगा वो अलाइंड हो जाएगा और एकदम क्लियर विजिबिलिटी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो होंगे इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या करेंगे, आकर के अरेंज हो जाएंगे। अरेंज होने के बाद फिर से आपका यहाँ पे क्या होगा, दैट इज द मेटाफेज के बाद आपका एनाफेज, जहाँ पे क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन होगा। एनाफेज के बाद क्या हो जाएगा, टीलोफेज, जहाँ पे आपके दोनों को दोनों जो क्रोमोसोम्स होंगे पूरी तरीके से सेंट्रलाइज हो जाएंगे दोनों पोल्स पे। और अब आपका क्या होगा, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस हो जाएगी। तो यहाँ पे ही आपका क्या होगा, डिवीजन हो जा मीन्स रिडक्शनल डिवीजन हो जाते हैं। और उसके बाद आपका जो मियोसिस सेकेंड चलता है वो आपका एज इट इज जैसे कि आपने माइटोसिस के बारे में पढ़ा है उसी तरीके से क्या होगा, चलेगा। तो आपसे आपके एग्जाम्स में सवाल में ऐसे प्रोसेस के बारे में पूछा नहीं जाता है कि हाँ मेटाफेज पे प्रोफेज क्या है, एनाफेज क्या है। आपसे इन फेजेस में होने वाले जो इवेंट या जो प्रोसेस होते हैं उनसे पूछा जाता है, इनके ऑर्डर के बारे में पूछा जाता है कि जैसे जो सीक्वेंस होता है मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज का, इनका ऑर्डर क्या होता है। तो आपको पता है कि चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस हो, यहाँ पे 4 सब फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। मियोसिस की बात करेंगे तो मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। और सेकंड की बात करेंगे तो वहाँ पे प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, टीलो एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। इनका ऑर्डर आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, PMAT, राइट। इस तरीके से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। मेटाफेज और प्रोफेज में कन्फ्यूजन तो नहीं होता, बट एनाफेज में और टीलोफेज में क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसको दूर करने के लिए आपको एक शॉर्टकट तरीका बता देते हैं। आपने पढ़ा है कि, हाँ जी,
टेट्राड फॉर्मेशन आपका मेटाफेज में नहीं होता है, वो प्रोफेज जो फर्स्ट होता है, उस प्रोफेज फर्स्ट के जो आपके, हाँ, अलाइनमेंट की अगर आप बात करेंगे तो तब ये आपका होगा मेटाफेज पे, क्योंकि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बने हैं उनका जो अलाइनमेंट हो रहा है, मीन्स इक्वेटोरियल प्लेट पे आना हो रहा है, वो मेटाफेज पे हो रहा है। और टेट्राड, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब होता है कि जैसे जो दोनों जो अलग-अलग क्रोमोसोम्स हैं, अलग-अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो इंडिपेंडेंटली जाकर के एक-दूसरे से क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ हो रहा है ना कि जो आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, उन पे पाए जाने वाले जो अलग-अलग जीन्स हैं, वो जाकर के क्या कर रहे हैं, एक-दूसरे से क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो एक्चुअली रूल जो दिया गया है, वो टेक्निकली अगर देखा है तो क्या है, क्रॉसिंग ओवर है ना? लॉ, देखिए देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे आपके जो गैमेट्स हैं, मीन्स वो जो मेंडल ने जिसको फैक्टर के नाम से जाना था, अब उसको हम लोग जीन के नाम से जानते हैं, राइट? तो जीन का जो सेग्रीगेशन है वो कहाँ पे हो रहा है, एनाफेज पे होता है। मतलब जो आपके क्रोमोसोम्स आपके मेटाफेज पे आए हैं, उन क्रोमोसोम्स का जो सेग्रीगेशन होगा, चाहे आप उसे क्रोमेटिड्स बोल दीजिए, और क्रोमेटिड्स के पार्ट में आपके जीन पाए जाते हैं तो जीन बोल दीजिए। तो एक्चुअल जो सेग्रीगेशन का फेज होगा वो कौन सा होगा, एनाफेज होगा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या मोनोहाइब्रिड क्रॉस या प्योरिटी ऑफ गैमेट जिसे आप बोलते हैं, वो आपको यही बताता है कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दो जो फैक्टर्स होते हैं, वो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, और दोनों में से सिर्फ एक जो पार्ट होता है, मीन्स एक जो फैक्टर होगा, वो ट्रांसफर होता है गैमेट के फॉर्मेशन में, राइट? तो ये ट्रांसफर होने के लिए उसको सेपरेट होने की जरूरत है। सेपरेट कहाँ पे होगा, एनाफेज पे होगा। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का स्टेटमेंट मैच करता है कहाँ पे, एनाफेज पे। और डाई हाइब्रिड क्रॉस या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जिसपे आप बताते हैं कि टेट्राड का अलाइनमेंट, वो कहाँ पे आएगा, दैट इज द मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज फर्स्ट पे। नहीं, सिर्फ एनाफेज। अगर आप एना हाँ, अगर आप जैसे देखिए, अब चूंकि वहां पे आप गैमिट फॉर्मेशंस की बात करते हैं, तो चूंकि मतलब कि गैमिट सेल्स में हो रहा होगा, तो गैमिट सेल्स कहाँ पे है, मीन्स मियोसिस में है। तो मियोसिस में दो प्रोसेस हो रही है, एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकेंड। तो गैमिट का जो सेग्रीगेशन हो रहा है, वो आपका कहाँ पे हो रहा है, फर्स्ट वाले में हो जा रहा है, सेकेंड पे नहीं जाएंगे, आप फर्स्ट पे जाएंगे। एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज मतलब जो मियोसिस फर्स्ट होती है, वही आपका एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन है। उसके बाद मियोसिस जो सेकेंड है, वो माइटोसिस की इक्विवेलेंट है। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली जो माइटोसिस है उसके मेजर इवेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से फेजेस में किस तरीके का डायग्राम आपको दिखता है, कौन कौन से इवेंट यहाँ पे होते हैं। पहले मुझे आप लोग ये बता दिए कि कंटिन्यू अभी 2 घंटा होने वाला, आप लोग का अभी रुकने का इरादा है ना? मतलब माइंड सेचुरेट तो नहीं हो गया कि सर अब बस ले नहीं पा रहे हैं, मतलब अब खत्म कर दीजिए। हाँ जी। ओके, बाकी लोग बताएं जल्दी से। सर ठीक। सनी भाई पूछ रहे हैं कितनी देर इरादा है, इरादा इरादा बस मेरा ये है कि ये जो टॉपिक है आपका खत्म हो जाए, सेल डिवीजन का और सेल साइकिल का, ताकि हम लोग कल सेल सिग्नलिंग और बाकी जो बची चीजें हैं सेल का पूरा खत्म करके खत्म कर दिया जाए। बस यही इरादा है। अगर आप लोग सेचुरेट, हाँ, लॉ ऑफ, नहीं नहीं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए बताया मेटाफेज, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए बताया एनाफेज फर्स्ट। अच्छा, ओके। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों का माइंड सैचुरेट हो चुका है तो ज़बरदस्ती देने की ज़रूरत नहीं है। कल भी क्लास चलेगी सेल बायोलॉजी की, तो कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। अगर अभी रिसीव करने की कंडीशन में नहीं है तो हाँ, पूछिए। नेहा, ये स्लाइड आपको मिलेगा। क्या लिखा हुआ है? एनाफेज का?
ओके, देखिए यहाँ पे चूंकि आपके जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो पेयर के फॉर्म में आते हैं, मीन्स यहाँ पे जो क्रोमोजोम्स की पेयरिंग होती है, यहाँ पे क्रोमोजोम्स का पेयरिंग नहीं होता है। आप यहाँ पे देखिए, आपको सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, जबकि आपको यहाँ पे देखिए दो होमोलॉगस जो क्रोमोजोम्स हैं वो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं पेयर के फॉर्म में। एना फेज जो है वो एक्चुअल आपका सेपरेशन का फेज होता है। ये जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिख रखा है सिस्टर क्रोमेटिड्स की बात कर रहा है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स मतलब इनकी बात हो रही थी, तो ये इनका पुलिंग होता है, राइट। ये यहाँ से निकल जाएंगे, मतलब ये जो क्रोमोजोम्स में आपको 4 क्रोमेटिड्स दिखाई दे रहा था, पुलिंग होने के बाद 2-2 क्रोमेटिड्स मतलब आगे निकल जाएंगे। यहाँ के लिए जो दे रहा है कि आपका ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे ये साथ-साथ में रहेंगे, बाकी जो होमोलॉगस क्रोमोसोम था वो आपका सेपरेट आउट हो जाएगा। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में जो क्रॉसिंग ओवर हुई थी वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में हुआ था। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपके सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे वो आपके साथ में रहेंगे। जबकि यहाँ के केसेस में अलग है, यहाँ पे सेपरेशन यहाँ पे भी हो रहा है, सेपरेशन यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे चूंकि सिर्फ एक ही क्रोमोसोम्स था और उनके क्रोमोसोम्स के जो आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स थे उन्हीं का सेपरेशन हो रहा है। जबकि यहाँ पे आपके दो क्रोमोसोम्स थे और इनके दोनों क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में क्या हुई थी, सिनॉप्सिस की प्रोसेस हुई थी, मतलब कि आपका पेयरिंग हुआ था, तो ये आपस में अलग होंगे, मतलब ब्लू वाला पर्पल वाले से अलग होगा, लेकिन जो ब्लू वाले के दोनों क्रोमेटिड्स होंगे ये आपके साथ साथ में रहेंगे, ये इसका मतलब है। समझ में आया नेहा? ओके, सो अब हम लोग आगे की तरफ मूव करें। ओके, सो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है पूरा पिक्चर के फॉर्म में माइटोसिस को लेकर के, जिसको आप सोमेटिक सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। तो प्रो फेज में क्या क्या इवेंट होगा, किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाई देगा, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो प्रो फेज बेसिकली आपका एक तरीके का वो फेज होता है जहाँ पे आपके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, जो बाकी आपके पार्ट होते हैं ऑर्गेन्स वो भी डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। सेंट्रियोल जो होता है वो आपका डिवाइड करके मूव करना शुरू कर देता है, मूव करते करते दोनों पोल्स पे जाना शुरू कर देगा। बाकी आपके जो क्रोमोजोम्स होते हैं जो कि क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में होते हैं, अब वो धीरे धीरे कंडेंस होना क्या होते हैं शुरू हो जाते हैं। तो कंडेंस का होने का प्रॉब्लम मतलब प्रोसेस जो होती है वो प्रोफेज से क्या होती है स्टार्ट हो जाती है। तो प्रोफेज के लास्ट तक जाते जाते बेसिकली आपके क्रोमोजोम्स क्या होते हैं कंडेंस फॉर्म में हो जाते हैं, और आपका जो सेंट्रियोल होता है वो मूव करके आपके दोनों अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाता है, और सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर का माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या होता है फॉर्मेशन हो जाते हैं। अब जाकर के आपका जो मेटाफेज स्टेज आएगा जहाँ पे आपको क्रोमोजोम्स पूरे हाईली कंडेंस फॉर्म में दिखाई देते हैं, और ये हाईली कंडेंस फॉर्म अब आप करके आपके पूरे सेल के एक इक्विलिब्रियम मींस इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या होते हैं आकर के अलाइंड हो जाते हैं, और इस तरीके से क्रोमोजोम्स के सेंट्रोमियर वाले पार्ट पे जो काइनेटोकोर होता है जो कि प्रोटीन्स की एक बटन लाइक स्ट्रक्चर होती है, दोनों तरफ से मींस दोनों पोल पे पाए जाने वाले जो आपके सेंट्रियोल होंगे उनसे निकलने वाले जो स्पिंडल फाइबर या माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे वो जा करके उस क्रोमोजोम्स के काइनेटोकोर से क्या करते हैं बाइंड करते हैं। ये काम आपका कहाँ पे होगा आपका मेटाफेज पे। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई देता है वो आपका किसका है मेटाफेज का है, यहाँ पे ये वाला पार्ट। और इसके बाद नेक्स्ट आपका जो फेज आएगा एनाफेज पे, जहाँ पे आपकी क्या होगी सेपरेशन होंगे इस क्रोमोजोम से पाए जाने वाले जो क्रोमेटिड्स होते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो क्रोमेटिड्स है वो सेपरेट आउट हो चुके हैं, दो रीजन में आपका ये बन चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट फेज में जो होगा वो पूरा तरीके से इनका सेंट्रलाइज हो जाता है, मीन्स ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो पूरे एक प्लेन पे आ जाते हैं इधर की तरफ, और ये वाला जो होता है पूरा आपका एक तरफ यहाँ पे आ जाता है, और साइटोप्लाज्म का कॉन्स्ट्रक्शन होना क्या होता है स्टार्ट हो जाता है। तो इस टीलोफेज के बाद जहाँ पे आपका अब पूरा जो आपका क्रोमोसोम मटेरियल था वो डिवाइड हो चुका है, अब आपका साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो कॉन्स्ट्रिक्शंस होना शुरू हो जाता है, बीच में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर एनिमल सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शंस होगा, और अगर प्लांट सेल्स की बात करेंगे तो सेल प्लेट का क्या होगा फॉर्मेशन होगा। तो दोनों के साइटोकाइनेसिस में क्या होते हैं डिफरेंसेस होते हैं। तो इस तरीके से करके फाइनली आपका जो सेल्स होगा उसका साइटोप्लाज्म, साथ साथ उस साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले ऑल द कंपोनेंट्स लाइक सेल ऑर्गेनेल्स डीएनए सारा सब कुछ क्या होगा अब एकदम कंप्लीट फॉर्म में अलग अलग पार्ट में क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से माइटोसिस की जो प्रोसेस है उसमें ये सारा चीज़ आपका होता है। सो माइटोसिस में जैसा कि आपको पता है कि ना तो यहाँ पे कोई क्रॉसिंग ओवर होती है, ना कोई रिकॉम्बिनेशन होता है, ना कोई यहाँ पे सिनोप्सिस होती है, कोई इवेंट नहीं होते हैं। तो आपसे सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं वो मियोसिस वाले फेज से पूछे जाते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस में कौन कौन सा इवेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और आपके मियोसिस में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द प्रोफेज का, मीन्स मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट, जिसमें आपके 5 सब फेजेस पाए जाते हैं, और सारा का सारा जो सवाल बनता है सिर्फ इन्हीं पांचों फेज से।
तो कौन-कौन से आपके पॉइंट बन सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि मियोसिस जो होता है वो बेसिकली आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मियोसिस फर्स्ट में और मियोसिस सेकंड में, राइट? और मियोसिस फर्स्ट में आपके क्या-क्या पार्ट होंगे? पहला आपका होगा प्रोफेज, दूसरा आपका होगा मेटाफेज, तीसरा आपका होगा एनाफेज, चौथा आपका होगा टेलोफेज। इस तरीके से क्या होंगे आपके फेजेज़ होंगे। सबके आगे आपका फर्स्ट लगा होगा, तो प्रोफेज जो फर्स्ट होता है इसके सब फेजेज़ होते हैं जिनको आप इस तरीके से जानते हैं। लैप्टोटीन ये पहला स्टेज है, सब फेजेज़ है। इसके बाद आपका है ज़ाइगोटीन, इसके बाद आपका है पैचेटीन, इसके बाद है आपका डिप्लोटीन, इसके बाद आपका है डाइकाइनेसिस। ये इनके सब फेजेज़ के बारे में आपसे पूछा जाता है, इनका ऑर्डर दे करके। करेक्ट ऑर्डर क्या है प्रोफेज फर्स्ट के सब फेजेज़ के बारे में, तो यहाँ पर आपसे कन्फ्यूजन हो जाती है। लैप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसी प्रोफेज फर्स्ट के सब फेजेज़ में कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कहाँ पे ये पाया जाएगा, किस तरीके से होता है, यही सवाल आपसे पूछा जाता है। तो ऊपर सबसे पहला पॉइंट लिखा है सिनैप्सिस, जिसका मीन हो जाता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं होमोलॉगस, उनका एक दूसरे की तरफ क्या होना, क्लोज कम टू ईच अदर, मतलब आपस में पास-पास में आना या पेयरिंग करना होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के, उस प्रोसेस को आप सिनैप्सिस के नाम से जानते हैं। और ये प्रोसेस आपकी जो होती है वो लैक्टोटीन के बाद जो आने वाली फेज है, मीन्स सेकंड आपका, दैट इज द ज़ाइगोटीन। लैक्टोटीन में ऐसा कोई इवेंट नहीं होता जो कि आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ज़ाइगोटीन वो फेज है, ज़ाइगोटीन प्रोफेज फर्स्ट का, मीन्स मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट का सब फेज है ज़ाइगोटीन, जहाँ पे जिस फेज के दौरान पे दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपस में क्या करते हैं, पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और उस प्रोसेस को आप साइनेप्सिस के नाम से जानते हैं, राइट? तो जब ये आपके साइनेप्सिस करते हैं, मीन्स जब आपका ये आपस में जुड़ते हैं, तो वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन होता है जिसको आप सिनॉप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो सिनॉप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी आपका ज़ाइगोटीन फेज में होता है, जो कि आपके प्रोफेज फर्स्ट का, मीन्स मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट का क्या है, सब पार्ट होता है। तो सिनॉप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स एंड सिनॉप्सिस, ये दोनों के दोनों प्रोसेस आपके कहाँ पे होंगे, ज़ाइगोटीन में होंगे। तो ज़ाइगोटीन आपका प्रोफेज फर्स्ट का दूसरा सब फेज है लैक्टोटीन के बाद आने वाला, और वहाँ पे दो मेजर इवेंट होंगे। नंबर पहला आपको जैसा कि मैंने बता दिया कि आपका साइनेप्सिस होगा, तो साइनेप्सिस का मतलब हो जाता है कि दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के आपस में पास आने की पेयरिंग करने की जो प्रोसेस होती है उसको आप बोलते हैं दैट इज द साइनेप्सिस। और उनके पास आने से एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जब जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होने वाली होती है, जहाँ पे वो आपस में पास में आकर के जुड़ते हैं, तो वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसे आप सिनॉप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो ये सिनॉप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स भी आपका ज़ाइगोटीन फेज में बनेगा, जो कि आपके मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट है, किसका, मियोसिस फर्स्ट का। तो ये दो इवेंट हो गए। इसके बाद आपका आता है दैट इज द, जब आपका यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपस में पेयर हुए, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका क्रॉसिंग ओवर होगा, और आपका वहाँ पे क्या होगा, दैट इज द रिकॉम्बिनेशंस होगा। और जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो क्रोमोसोम्स मतलब आपके पेयर करते हैं, तो वहाँ पे टेट्राड का या डाइवैलेंट का क्या होता है, फॉर्मेशंस होता है। तो ये चीज़ आपका कहाँ पे होगा, ये आपसे सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। तो टेट्राड का जो फॉर्मेशन होगा ये भी आपका ज़ाइगोटीन फेज में ही हो जाता है। तो ज़ाइगोटीन में चूंकि जब क्रोमोसोम्स आपस में पेयर करते हैं, उसी पेयर वाले फॉर्म को जहाँ पे चार आपके क्रोमेटिड्स दिखाई देते हैं, जिसको आप टेट्राड के नाम से जानते हैं। तो जस्ट लाइक दैट ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे अगर मान लीजिए कि ये जो क्रोमोसोम्स ऐसे हैं, अगर आप इनको, ये वाला दो पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और दो वाला पार्ट आप इसको ऐसे यहाँ पे मोड़ दीजिए, यहाँ पे ला दीजिए, यहाँ पे आपको चार दिखाई देना शुरू कर जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द टेट्राड बोलते हैं। तो टेट्राड का फॉर्मेशन, साइनोप्सिस की प्रोसेस, सिनॉप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, ये सब कुछ आपका ज़ाइगोटीन फेज में क्या होता है, पाया जाता है। रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस या क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस होती है वो आपकी पैचेटीन स्टेज में दिखाई देती है, मीन्स बनती है। ये बात अलग है कि टेट्राड फॉर्मेशंस का जो आपकी क्लियर विजिबिलिटी है, मीन्स प्रॉपर तरीके से जो दिखाई देना होता है वो आपको पैचेटीन में दिखाई देता है। लेकिन अगर फॉर्मेशंस की बात की जाएगी तो फॉर्मेशंस आपका ज़ाइगोटीन फेज में ही हो जाता है। तो आपसे सवाल पूछा जाता है, ज़्यादातर केसेस में ये गलतियाँ हो जाती हैं कि टेट्राड का फॉर्मेशंस किस स्टेज में होता है, तो मैक्सिमम कंडीशंस में लोग लगा करके पैचेटीन चले आते हैं। पैचेटीन में उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा क्लियर होती है, लेकिन उसका फॉर्मेशन आपका ज़ाइगोटीन फेज में ही हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि ज़ाइगोटीन फेज में ही आपका क्या होता है, सिनॉप्सिस की प्रोसेस होती है, मीन्स क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है, और उन्हीं क्रोमोसोम के पेयरिंग होने की वजह से ही आपका टेट्राड का
फॉर्मेशन होता है। तो टेट्राड का फॉर्मेशन, ज़ाइगोटीन का सिनॉप्सिस का होना और सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का बनना, ये सारा का सारा जो इवेंट होगा आपका ज़ाइगोटीन में होगा। ज़ाइगोटीन के बाद आपका आने वाली जो फेज़ होती है वो होता है आपका दैट इज़ द पैचेटीन। और इस पैचेटीन के फेज़ में 2 इवेंट होते हैं, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशंस। इसके बाद आपका जब रिकॉम्बिनेशंस हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, तो क्रोमोसोम्स आपस में फिर से क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। और सेग्रीगेट होने के बाद जहाँ पे वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, वहाँ पे बेसिकली कुछ पार्ट आपके एक्सचेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज वाले रहते हैं, उसको आप बोलते हैं काइस्मेटा। तो काइस्मेटा फॉर्मेशंस जो होती है वो आपका पैचेटीन के बाद आने वाली जो सब फेज होती है दैट इज द डिप्लोटीन, तो उस फेज में आपका पाया जाता है। तो प्रोफेज मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के 5 जो सब फेजेज हैं, उनमें से फर्स्ट वाले फेज मीन्स लेप्टोटीन में और डाइकाइनेसिस में कोई भी इवेंट नहीं होता है। सारा का सारा जो इवेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इन 3 में होता है। तो कौन कौन सा फेज कहाँ कहाँ पे होगा इसको ध्यान दीजिए। जाइगोटीन में क्या होगा, आपका साइनोप्सिस की प्रोसेस होगी। जाइगोटीन में ही आपका सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, एससी जिसको आप बोलते हैं, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। और जाइगोटीन में ही आपका टेट्राड फॉर्मेशन का भी काम होगा। और इसके बाद आपका जो पैचेटीन आता है, यहाँ पे आपका क्या होगा, दैट इज द क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशंस होंगे। इसके बाद डिप्रोटीन आता है जहाँ पे आपका काइजमेटा फॉर्मेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। पूरे सेल्स डिवीजन में सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि टेट्राड का फॉर्मेशन कहाँ होगा, साइनोसिस की प्रोसेस कहाँ होगी, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस कहाँ होगा, रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस कहाँ पे होगी, काइजमेटा फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, या सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। आप इसको एकदम रट जाइए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि मियोसिस के फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट के आपके सब फेजेज हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। जिसमें से लेप्टोटीन और डाइकाइनेसिस में कोई इवेंट नहीं होगा, मतलब जिस जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं सारा का सारा जो इवेंट हो रहा है वो जाइगोटीन, पैचेटीन और डिप्लोटीन में। तो पहले आपके क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, पास में आते हैं। तो क्रोमोसोम्स के पास के आने की जो प्रोसेस होती है उसे आप साइनोसिस बोलते हैं, जो कि जाइगोटीन में होता है। जब 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपस में पास में आएंगे तो वहाँ पे 4 क्रोमेटिड्स आपके बन जाते हैं, इसको आप टेट्राड बोलते हैं। तो जब जिस फेज में आपके क्रोमोसोम्स पास में आए उसी फेज में वो 4 आपको दिखाई दिए, उसी का आप टेट्राड के नाम से जान जाते हैं। और चूंकि जब ये आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको आप सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों का तीनों इवेंट आपका सेम एक फेज में होता है, इसका नाम है जाइगोटीन। हालांकि टेट्राड का जो विजिबिलिटी है, मोर क्लियरेंस जो आपको दिखाई देना होता है, वो पैचेटीन फेज में होता है, लेकिन फॉर्मेशन का स्टेज आपका जाइगोटीन ही हो जाता है। और पैचेटीन में आपका क्या क्या होगा, दैट इज द क्रॉसिंग ओवर होगा, मीन्स जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, और रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस भी होती है। और इसके बाद जब वो दोनों आपस में सेपरेट आउट हो जाएंगे तो जहाँ पे वो दूसरे से क्रॉस आउट किए रहते हैं वहाँ पे कुछ पोर्शंस उसके अटैच रह जाते हैं, जिसको आप काइसमेटा के नाम से जानते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द, हाँ, बाईवेलेंट ही टेट्राड को बोलते हैं, टेट्राड को बाईवेलेंट बोलते हैं। देखिए टेट्राड को, जी हाँ, बाईवेलेंट को ही टेट्राड बोलते हैं। अगर आप क्रोमेटिड के नाम से भी देखेंगे तो उसको आप टेट्राड बोलते हैं, और अगर आप क्रोमोसोम्स को देखेंगे तो उसे बाईवेलेंट बोलते हैं। सो बाईवेलेंट और टेट्राड दोनों एक ही चीज़ है, और ये दोनों का जो मतलब जो चीज़ है वो कहाँ पे होगी, आपकी जाइगोटीन फेज में होगी। बाकी आपका आगे की जो प्रोसेस है वो सेम वही होता है। आपका प्रोफेज के बाद आपका फिर मेटाफेज आएगा, मेटाफेज के बाद आपके एनाफेज आएंगे, एनाफेज के बाद आपका टीलोफेज आ जाएगा। तो इस तरीके से क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट होगा, क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होगा, साइटोकाइनेसिस होगी, सेल का पूरा डिवीजन हो जाएगा। तो सेल डिवीजन में आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो यही से, जो कि मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के सब फेजेज होते हैं, इनका ऑर्डर और इनमें होने वाले जो इवेंट होते हैं, यहाँ से सवाल आपसे बनते हैं। आप पता नहीं अब कितना परसेंट सही होगा मेरी बात, लेकिन इस टॉपिक से आपके एग्जाम में सवाल आने की पूरी उम्मीद बनती है कि यहाँ से कोई ना कोई एक सवाल आएगा जरूर। अब क्या आएगा कह नहीं सकता। ओके, तो इस तरीके से आपका पूरा ये जो सेल डिवीजन और सेल साइकिल का पोर्शन था वो आपने यहाँ पे देख लिया, और बाकी इसमें जो चीज़ें होती है वो नॉर्मल है, जो कि आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ है। तो आज का हमारा जो एजेंडा था दैट इज़ द पूरा सेल का, सेल ऑर्गेनेल्स और बाकी आपके सेल साइकिल और सेल डिवीजन, ये पूरा हमारा फिनिश हुआ। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे दूसरे चीज़ को। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था कि अब जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग क्लास को पूरा बाइंड अप किया करेंगे, और ताकि आपको अच्छे से टाइम मिल पाए अपने आप को टाइम देने के लिए, रिवीजन करने के लिए, और जिससे कि आपको अपने आप में भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके।
सो आज के क्लास यहाँ पे फिनिश होता है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब डील करेंगे आगे जो रिमेनिंग पोर्शंस बचे हुए हैं आपके इस सेल बायोलॉजी के, जिसमें आपको सेल सिग्नलिंग पढ़ना है और बाकी अभी आपका रह जा रहा है साइटोस्केलेटन, जो कि इंपॉर्टेंट पोर्शंस है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के हम लोग कल बात करेंगे। और अगर अभी किसी को कुछ और भी लगता है ऐसा जो कि बाकी जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट छूट रहा है या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो नहीं समझ में आ रही हैं, तो उसको आप बता दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम यूनिट वाइज़ ही पढ़ाएँ, टॉपिक वाइज़ ही पढ़ा सकते हैं। जो टॉपिक आपको लगता है कि हाँ सर, ये मेरा मतलब अभी नहीं कवर हो पाया, ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको अगर बोलेंगे तो वो भी चीज़ इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि आज के बाद अब मैक्सिमम 3 क्लास आपकी और लगेगी, इसके बाद आप लोग अपने आप से फ्री हो जाएँगे, अपने आप से तैयारी करेंगे 2 दिन। तो 15, 16, 17, ये 17 तक अपना क्लास चलाएंगे। 18, 19 आप लोग अपने आप से कवर करेंगे। 19 को इवनिंग में क्लास लगेगी आप लोगों के एग्जाम से जाने से पहले। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रहेगा वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिया करेंगे। टेस्ट क्या किया जाए, कराया जाए, आप लोग बताइए। टेस्ट टेस्ट में मुझे नहीं नहीं, मुझे लगता है कि टेस्ट लेने से बेटर होगा कि जो टेस्ट पेपर आप लोगों ने बोला अभी, एक लड़की बोल रही थी ना, कौन, क्या नाम था, चली गई शायद, तनु से। हाँ, तनुश्री बोल रहे थे ना कि सर वो पेपर डिस्कस करिएगा, तो वही पेपर ही डिस्कस कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। या जैसा अगर आप, है ना, देखिए अल्टीमेटली अब, अच्छा ओके, ठीक है। तो ठीक है फिर, कोई कोई नहीं, कोई नहीं। अभी जो 2 दिन क्लास लेने के बाद जो आपको गैप मिलेगा ना, उसमें पेपर हम बना देंगे और फिर आप लोगों के 19th को उसका पेपर, या 18 को पेपर ले लेंगे, और क्या, 18 को पेपर लेंगे फिर, ताकि आप लोगों को 19 क्लास लगा करके डिस्कशन भी हो जाए और आप लोगों को जो कुछ बताना रहेगा बता भी देंगे। ठीक है। तो 15, 15, 16, 17 ये 3 दिन क्लास चल जाएगी। 18 का आपका टेस्ट हो जाएगा। 19 को फिर आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी कि क्या चल रही है कंडीशन आप लोगों की। बाकी तो पेपर देकर के आएंगे तो फिर आप लोगों से सही वाला मुलाकात होगा। तब तब पता चलेगा ना कि हाँ, 2 महीने से जो कंटिन्यू आपको कंटेंट दिया जा रहा है उसका क्या बेनिफिट आपको मिला और कितना अच्छे से आप पेपर करके आए और खुद का आपका क्या एनालिसिस कहता है। तो इंतजार है मुझे 20 तारीख के बाद वाले डेट का। जैसे ही आप लोग पेपर दे करके आएंगे तो फिर अच्छे तरीके से क्लास होगी फिर आप लोगों की। अच्छा होता कि पेपर मिल जाता, फिर तो अगले ही दिन पूरा पेपर हम लोग डिस्कस कर लेते। लेकिन पेपर मेरे ख्याल शायद मिलेगा नहीं ना। हेलो। फिर तो फिर तो बहुत लेट हो जाएगा। एनीवे कोई बात नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन सब लोग याद रखिएगा। तो यहाँ से अगर 10-15 लोग भी एग्जाम देने अगर जा रहे हैं और 5-5 क्वेश्चंस भी अगर याद रख करके लाएंगे तो 50 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा। ये तो दिक्कत हो जाएगा, और मेरे ख्याल से ये बात भी अपने आप में सही है कि जो इजी वाले क्वेश्चंस होंगे वो सभी के याद हो जाएंगे। है ना। क्या चीज। अच्छा, कितने घंटे पेपर है भाई, बताइए आप लोग। ओके। जी हाँ, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन है जितने घंटे। तो अभी आपकी प्रैक्टिस हो तो रही है 2-2 घंटे आंखें गड़ाए रहने की, ये आंख नहीं गड़ाते हैं।